हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। ये आपने आज से पहले कितनी ही बार लेक्चर्स में पहले सुना होगा और ये सुनते सुनते कितने ही लेक्चर्स देख दिए होंगे आपने। 4 घंटे के लेक्चर, 5 घंटे के लेक्चर, कोई चैप्टर है तो आपका 3.5 घंटे का है। कभी कभी एक चैप्टर के अंदर का एक टॉपिक ही आपका 1-1.5 घंटे तक चल रहा है। कभी कहीं किसी ने क्लास 6th में, कभी किसी ने क्लास 9th में क्लाइमेट चैप्टर जैसा चैप्टर था 5 घंटे का, 6 घंटे का नाजिज्म वाला चैप्टर। प्रिंट कल्चर को देखोगे 5 घंटे में पढ़ाया है। तो इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देखते हुए आए हो और हमेशा से आप ये कहते आए हो कि दिगराज सर के साथ एक चीज खराब है, बस कि बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं। खैर, वो सारी मेमोरीज को समेट के अगर यहाँ लाओगे तो बहुत सारे बच्चों का सोशल साइंस के साथ सफर अब खत्म होने वाला होगा। तो सफर खत्म हो उससे पहले एक वीडियो आपको ऐसा दूंगा जिसमें शायद सारे चैप्टर्स इतने शॉर्ट में मैंने कभी नहीं पढ़ाए होंगे। तो ये वो वीडियो एंड दिस इज दिगराज सर, जो समय के हिसाब से आपको सब कुछ देंगे। तो अब इस वीडियो की सही जरूरत है। तो वो बच्चे जिन्हें सब कुछ पढ़ लिया है उन्हें ये वीडियो लेक्चर देखना है अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले, ताकि आपका एक बार पूरा स्नैप रिकैप हो जाए कि हर चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रहे। इंपॉर्टेंट चीजें सारी बताते चलूंगा। और वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ना शुरू करोगे कि हाँ अब लाइव मैराथन शुरू होगी, उसमें एक एक चीज पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक चैप्टर की रूपरेखा क्या है, एक चैप्टर में क्या क्या आता है, वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए दिस इज द वीडियो टू स्टार्ट विद। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो से आप शुरू करो अपनी प्रिपरेशन, जो एग्जाम देने आप जाने वाले उससे पहले शुरू करो यहां से। तो कहानी यह है कि सारे के सारे 19 चैप्टर्स जो आपके 7 तारीख के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उन्हें हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री से शुरू करते हैं। फटाफट से अपनी हिस्ट्री की एनसीईआरटी अपने सामने रखो और जो जो चैप्टर आते जाएगा उस चैप्टर की रूपरेखा समझना। बात करते हैं कौन सा चैप्टर है, क्या है, उन सारी चीजों से पहले हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको स्कैन कर लो फटाक से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी है, तो ज्वाइन कर लेना ताकि नोट्स वोट्स सब आपको वहां मिलते रहे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वहां से भी आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब सुनो मेरी बात, पूरे चैप्टर की कहानी समझना है 2 से 3 मिनट में। इसी तरह से वो पूरे 19 चैप्टर करेंगे कंप्लीट। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में होता क्या है, चैप्टर 2 हिस्सों में बटा हुआ। एक पूरी स्टोरी लाइन चलती है कि कहानी क्या हुआ नेक्स्ट, और दूसरा उस कहानी के पैरेलल में थीम्स, आइडियाज और आइडियोलॉजीज है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो चैप्टर जैसे शुरू कहां से होता है, फ्रेडरिक सूरियो की एक पेंटिंग थी जिस पेंटिंग में उन्होंने बताया कि ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोग चल के जा रहे हैं, डेमोक्रेसी आने वाली है। तो वो पेंटिंग से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में कहानी आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टॉपिक में ये जो टॉपिक बनता है आपका कि कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाई गई थी फ्रांस के लोगों के अंदर, उस पे क्वेश्चन बनता है। फ्रांस से वो चिंगारी निकलती है, वो पूरे आपको देखने मिलता है यूरोप में फैलती है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में होता है। उसके बाद से आप क्या देखते हैं कि जो फ्रांस है तो वहां पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, जिसमें आपको देखने मिलता है कि नेपोलियन पावर में आता है। फिर तो नेपोलियन जब पावर में आता है तो पावर में आने के बाद में सिविल कोड लाता है। ये सिविल कोड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेपोलियन पावर में आने के बाद में सिविल कोड लाता है। सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था, जिसके थ्रू उसने इक्वालिटी लाया, क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लाया, और जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ थे वो खत्म करे। तो ये सारी चीजें किसने करी, नेपोलियन ने करी। अब इसके बाद में और क्या होता है आगे, न्यू कंजर्वेटिज्म। तो नेपोलियन जब पावर में आया तो नेपोलियन 1815 तक पावर में रहा। नेपोलियन के पावर में रहने के बाद नेपोलियन हारता भी है, और नेपोलियन के हारने पे आपको क्या देखने को मिलता है कि वापस से पावर में कौन आता है, तो वो जो राजा महाराजा थे, जो कंजर्वेटिव पावर्स थी, वो वापस से पावर में आ जाती है। वो कंजर्वेटिव पावर में आने के बाद में ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना वाली चीज आ गई 1815, ट्रीटी ऑफ वियना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आप क्या देखते हो कि ये कंजर्वेटिव्स भी लंबे समय तक पावर में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि 1815 से 1830 तक तो इनका कार्यक्रम बढ़िया चलता है, लेकिन 1830 के बाद में क्या होता है ना, रेवोल्यूशन फिर से शुरू होते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो फ्रांस में ही सबसे पहले रेवोल्यूशन आता है, व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। स्टेटमेंट था ड्यूक मेटरनिक का, ध्यान आया। तो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है। फिर उसके बाद में आप देखते हैं तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से निकल के बेल्जियम बन जाता है। बेल्जियम के बाद में आप क्या देखते हैं, ग्रीस के लिए भी लोग आजादी के लिए लड़ते हैं। तो ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो चलती है, और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है 1832 में, जिसके बाद में ग्रीस भी आजाद हो जाता है। फ्रांस में अल्टीमेटली लेकिन 1848 में फिर एक रेवोल्यूशन होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, लुई फिलिप का जो राजा था, उसको हटा के हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट के चलते वापस से पावर में कौन आ जाता है, मतलब एक तरह से देखते हैं कि पूरी तरह से मोनार्की खत्म होके फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। सिमिलरली जो रेवोल्यूशन ऑफ पुअर पीपल था फ्रांस में, उसको देख के जर्मनी के लोग जो थे वो भी उत्साहित हुए। तो जर्मन मिडिल क्लास ने भी
रिवॉल्ट प्लान किया था, जो केसर विलियम फोर्थ था उसके सामने कॉन्स्टिट्यूशन ले जाके प्रेजेंट किया था, लेकिन उसने कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट कर दिया था, ध्यान आ रहा है? तो रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं रहा था ये वाला। फिर उसके बाद में चैप्टर में क्या बताया जाता है, सुनना मेरी बात, एक क्वेश्चन पक्का आपका आता है मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन के ऊपर से। तो जर्मनी कैसे बना, ओटो वन बिस्मार्क और 7 सालों तक लड़ाई लड़ी, 3 देशों को हराया, जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे लोगों ने रिवॉल्ट किया, और यहां आप क्या देख रहे हैं कि लोगों के बाद में जो स्टेट पावर थी वो खुद कंट्रीज को कंसोलिडेट करती है। तो वही जर्मनी में देखने को मिलता है। इटली की बात करें तो इटली में 4 नाम ध्यान रखना है आपको, कौन कौन से, तो जैसे आप देखेंगे तो इटली में इटालियन रेवोल्यूशनरी जो थे गुजिपी मजीनी, गुजिपी मजीनी के बाद में कैवियोर, कैवियोर के बाद में आप जैसे देखेंगे गुजिपी गैरिबाल्डी, और विक्टर एमेनुएल II वहां का खुद का राजा। इनके कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ब्रिटेन का केस थोड़ा सा स्ट्रेंज है, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में आप देखेंगे तो प्रोटेक्टोरेट कॉन्फ्लिक्ट के चलते पार्लियामेंट ने खुद पावर राजा से ले ली थी, और उसके बाद में इंग्लिश जो ट्राइब थी वो डोमिनेट करते चले गई, उनके पास पैसा था, उस पैसे के बल पर उन्होंने पॉलिटिकली भी डोमिनेट किया। तो कैसे यूनाइटेड जैसे इंग्लिश जो थे तो उन्होंने कह सकते हैं स्कॉटलैंड वाले, वेल्स वाले लोगों को अपने साथ सबको जोड़ लिया, ठीक है, आयरलैंड के लोगों को जोड़ लिया, और इस तरह से ब्रिटेन भी एक कंट्री होता है, यूनिफाई होता है। क्लियर हुआ? अब देखो ये तो चैप्टर में कहानी थी, तो आप देखेंगे 1789 से कहानी जो चालू हुई, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, तो वो आगे बढ़ते चली गई और ये यूनिफिकेशंस तक यहां तक कहानी गई। उसके बाद में कहानी एक और आगे जाएगी, कहां तक, बाल्कन रीजन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये कहानी थी। लेकिन इसी कहानी के पैरेलल चैप्टर में क्या होता है, अलग अलग आइडियोलॉजीज भी है और वो इंटरमिक्स्ड है चैप्टर में, लेकिन मैंने आपको सॉर्ट करके दिए। तो जैसे अगर आप देखते हैं क्या कि एरिस्टोक्रेट्स मतलब जो रूलिंग क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास मतलब कौन, जो इमर्जिंग क्लास के लोग थे, जो ट्रेड वेड से पैसा कमा के आ रहे थे, जिन्होंने शिक्षा ली, तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि क्यों राजा लोग जो है प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, और वहीं पे एक आइडियोलॉजी निकल के आती है लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन बनता है, क्या है लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी? एक ऐसा सिस्टम जहां पे क्या हो, एक ऐसा सिस्टम जहां पे पॉलिटिकल जो गवर्नेंस हो वो बाय कंसेंट होना चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होना चाहिए। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब ये है कि स्टेट मार्केट जो है, मतलब स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ना हो, मार्केट जो है वो फ्री हो, ये आइडियोलॉजी लिबरलिज्म की थी। सिमिलरली ये सारी आइडियाज आइडियोलॉजीज बता रहा हूं मैं आपको। सिमिलरली आप जैसे देखेंगे तो अब जब क्या हुआ था, जब आप देख रहे हैं कि कंजर्वेटिव्स वापस पावर में आए, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, तो इन कंजर्वेटिव्स को वापस जब पावर में आने का मौका मिला, तो जो कंजर्वेटिव्स लोग थे, जो पुराने सिस्टम को चाहते थे, उन लोगों को कंजर्वेटिव्स कहा गया। तो कंजर्वेटिज्म उनकी आइडियोलॉजी थी। इन कंजर्वेटिव्स को ही अपोज करने के लिए, क्योंकि एक बार लोग आजादी का स्वाद चख चुके थे ना, रेवोल्यूशनरीज आए। तो वो रेवोल्यूशनरीज कौन थे? वो रेवोल्यूशनरीज थे जैसे गुजिपी मजीनी जैसे लोग, तो रेवोल्यूशनरीज हो गया। रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग, अगला टॉपिक क्या है, रोमांटिसिज्म। तो अब ये पूरी लड़ाई दंगे से जो कंट्री को यूनिफाई करने की बात चली थी, उसी के पैरेलल कुछ लोग ऐसी सोच रखने वाले भी थे जो इमोशंस, इंट्यूशंस, फीलिंग्स के बेसिस पे, हिस्ट्री के बेसिस पे लोगों को एकजुट करना चाहते थे, और वो थे रोमांटिसिस्ट थिंकर्स, ठीक है। तो जोहान गॉटफ्रेड हर्डर हो गया, पोलैंड का एग्जांपल हो गया, जैसे अगर आप देखेंगे कैरोल कुरपुंस्की का नाम हो गया, तो वो सब रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग वाला पार्ट। फिर विजुअलाइजिंग द नेशन। अब क्या है कि आपने लड़के भिड़ के देश तो बना लिया, लेकिन एट द एंड आपको देश के अंदर भाव पैदा करना होगा। तो जब आप क्या करने लगे थे, जब आप देश को विजुअलाइज करते थे, किसी तरह का उसको कैरेक्टर में विजुअलाइज करते थे, तो जब आप फीमेल फिगर्स के फॉर्म में कंट्रीज को कैरेक्टराइज करते हो, जैसे फ्रांस के लिए आप क्या देखेंगे, मैरियन थी, जर्मनी के लिए जर्मेनिया थी, इंडिया के लिए भारत माता है। तो वैसे जब आप क्या करते हो, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक फॉर्म देते हो, वो होता है एलेगरी कंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीजें अपने चैप्टर में पढ़ी है, ध्यान आया, चैप्टर रिकैप हो गया। जिन्हें नहीं पढ़ा तो तुम्हें समझना होगा कि चैप्टर में ये सब कुछ है। इसके अलावा चैप्टर में जैसे एक टॉपिक लास्ट वाला नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म वाला है, जिसमें स्टोरी भी है और जिसमें आइडिया भी है। तो स्टोरी क्या थी, अगर आपको ध्यान हो तो ये सारे कंट्रीज यूनिफाई हो गए, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन भी हो गया। इसके बाद में अब क्या होता है ना, 1871 के बाद से जो ऑटोमन एम्पायर है वो कमजोर हो रहा था, और उसके डिसइंटीग्रेशन के साथ में छोटे छोटे कंट्रीज जो अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर रहे थे, और वो कंट्रीज क्या कहलाए, बाल्कन नेशंस जो थे, और ये आपस में भी लड़ रहे थे, ठीक है, खुद इंडिपेंडेंट हो रहे थे, नेशनलिज्म, आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे थे, वो इंपीरियलिज्म। एंड दिस conflict among themselves was supported by the major powers, big rivalries उसमें उतर आई, और इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से आपको देखने को मिलता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। अब इसमें आइडिया क्या है, इसमें आइडिया यही नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का है कि आप आजाद हो रहे हो नेशनलिज्म, लेकिन आप आजाद होकर दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना चाह रहे हो इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म, और जब देखें हम तो हमारे अंदर भी, हमारी कंट्री में भी वही हुआ ना, हमने देखा कि ब्रिटेन तो खुद के लिए नेशनलिज्म की बात करता है, लेकिन हमें डोमिनेट करता है, वो गलत है। क्लियर हुआ? तो दिस वाज द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब आपको एक मोटा माटी फ्रेम समझ में आ गया है और एक रिकैप हो गया। अगला चैप्टर उठाएं, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर क्या कहता है बाबू?
नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर सिंपल है, बड़ा सिंपल चैप्टर। शुरू कहां से हुआ? महात्मा गांधी के इंडिया आने के बाद से, और कहां तक चला? इंडिपेंडेंस मिलने तक नहीं, दो बड़े मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये दो मूवमेंट तक चला है। तो अगर हम बात करें किस चीज की, कि जैसे इंडिया में जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था, मैं भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ये भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो हम आपस में जुड़ गए। तो ग्रोथ ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट लेड टू द नेशनलिज्म अमंग द पीपल। अब इसी दौर में क्या हो रहा था ना, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में हमारे लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में हमारे लोगों के साथ बहुत गलत हुआ। क्या हुआ? तो जैसे आप देखेंगे, टैक्स बढ़ा दिया गया, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था आर्मी में, चीजों की कीमत बढ़ गई थी, फसल खराब थी, ऊपर से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, और इन सारे कारणों का जिम्मेदार हम ब्रिटिशर्स को मान रहे थे। तो हम सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। और ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आपको देखने को मिलेगा कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी अमंग द पीपल इन इंडिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? उसी के बाद में आप देखते हैं तो महात्मा गांधी मतलब उसी टाइम पीरियड पे आते हैं 1915 में, और महात्मा गांधी जब आते हैं तो अपने साथ में एक यूनिक मेथड ऑफ स्ट्रगल लेके आते हैं, जिसने हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक नई एनर्जी दे दी। और वो नया मूवमेंट क्या था, वो नया टूल क्या था, वेपन क्या था? वो था सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का आइडिया जो महात्मा गांधी लेके आते हैं अपने साथ में, ठीक है, तो ये सत्याग्रह का आइडिया क्या कहता है? सत्याग्रह का आइडिया कहता है कि हमें ट्रुथ और नॉन वायलेंस पर विश्वास रखना है। वी आर रिक्वायर्ड टू अपील टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। जिससे क्या होगा? जो गलत कर रहा है उसको बस हमें सत्य दिखाना है, और अंत में सत्य की विजय होती है। ठीक है, वो आइडिया था। और दिस आइडिया गेव दी न्यू फेज टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक नया मोड़ मिल गया। कैसे? तो पहला मूवमेंट, जैसे इस मूवमेंट से पहले कहानी में ब्रिज कर दूं अगर, तो महात्मा गांधी जब इंडिया आते हैं तो वो घूमते हैं, ही टूर्ड अराउंड। तो कहां कहां जाते हैं? चंपारण जाते हैं, खेदा जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, और फिर वो रीजनल सत्याग्रह मूवमेंट्स करने के बाद में उनको लगता है कि अब नेशनल लेवल पे कुछ करना चाहिए, तो वो रॉलेट सत्याग्रह प्लान करते हैं। लेकिन चीजें वैसे अनफोल्ड नहीं होती, लोग वायलेंस को रिजॉर्ट कर लेते हैं, मार्शल लॉ लग जाता है। मार्शल लॉ लगने के बाद में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं, और उस दिन जनरल डायर क्या कर देता है? वहां पे खुलेआम गोलियां चलवा देता है, जिस कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद में क्या होता है? महात्मा गांधी मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पैरेलल मुस्लिम्स भी नाराज थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से खिलाफत इशू के कारण, क्योंकि मुस्लिम्स के जो स्पिरिचुअल हेड थे खलीफा, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। तो अली ब्रदर्स ने महात्मा गांधी को सजेशन दिया कि दिस इज द राइट टाइम कि हम हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ जोड़ सकते हैं और एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं। और फिर एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने के लिए प्लानिंग की जाती है, और वो बड़ा मूवमेंट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अपनी बुक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी बताते क्या कि ब्रिटिश रूल इंडिया में इसलिए क्योंकि हम कॉपरेट कर रहे हैं। जिस दिन हमने अपना कॉपरेशन हटा लिया, ब्रिटिश रूल धड़ाम से गिरेगा। तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की प्लानिंग की जाती है। उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्लान किया जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे अनफोल्ड होगा? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टेजेस में अनफोल्ड होगा। ठीक है, तो दो बड़े मूवमेंट बताए गए आपको, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दूसरा बताया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ध्यान रखिएगा। अब देखो, दोनों ही मूवमेंट को आपको समझना है। कैसे? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मैंने बैकग्राउंड बता दिया आपको। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब चालू हुआ, एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कब चालू हुआ, कब खत्म हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व थे, सारी चीजें। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे आपका चलता है कब से, आप देखेंगे तो 1921 से चालू होता है। फरवरी 1922 में क्या कर दिया जाता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, क्रिस वाला गाना सुनेगा तो मैंने तुम्हें एक पूरी क्रोनोलॉजी बताई है। तो 1915 में महात्मा गांधी आए, वहां से 1920 तक सारी चीजें चलती। 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए और वो सारी चीजें। ठीक है, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। ठीक है, तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है और खत्म होता है। अब इसके बाद में अगला मूवमेंट 1930 में आएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बीच में एक ट्रूस पीरियड था जिसमें क्या हो रहा था, अगर आपको ध्यान हो तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद में बीच में एक ट्रूस पीरियड था जिसमें स्वराज पार्टी बनती है, जिसमें आपको देखने को मिलता है कंट्री साइड में इकोनॉमिक टर्मोइल था। साइमन कमीशन आया था, जिसको हमने गो बैक साइमन के नारे के साथ वापस पहुंचाया था। फिर उसी के बीच में क्या है, तो जब साइमन कमीशन का इतना अपोजिशन हो रहा था, वायसराय इरविन ने क्या ऑफर दिया था कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो, लेकिन यंग लीडर्स ने क्या बोला, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, कि लेंगे तो पूरी आजादी लेंगे, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। लेकिन 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 1931 तक आजादी मिली नहीं थी। और इसीलिए क्या है, इसीलिए जैसे आपको देखने को मिलता है कि क्या बोलते हैं, वो किया जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। क्लियर हुआ? मैप वर्क आता है इस चैप्टर से, ये ध्यान रखिएगा। और पहले चैप्टर से तो कोई मैप वर्क नहीं था, हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर से मैप वर्क आता है। ठीक, वो मैं आपको करवाऊंगा जब अपन डिटेल में मैराथन्स करेंगे। ये चैप्टर सिर्फ स्टार्टर पैक है। ठीक है, ये आपको सिर्फ वार्म अप करवाने के लिए बता रहा हूं मैं पूरा का पूरा। क्लियर है? तो अब देखो, तीनों ये दो मूवमेंट है बड़े। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होता है सॉल्ट मार्च के साथ में। सॉल्ट मार्च के साथ में चालू होता है। महात्मा गांधी अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से दांडी कोस्ट तक जाते हैं, वहां नमक बनाते हैं और ठेंगा दिखाते, बोलते हैं डिसोबे कर दिया, तुम्हारा लॉ भी नहीं हमने फॉलो करा, टैक्स भी नहीं दिया और नमक भी बना दिया।
क्लियर है? तो अब ये दोनों मूवमेंट में आपको क्या ध्यान रखना, मेन तो पार्टिसिपेंट्स। तो जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शहर में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जैसा चाहते थे कांग्रेस के लोग वैसा पार्टिसिपेट किया। गांव में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मूवमेंट वायलेंट हो जाता था, तुलकदार और लैंडलॉर्ड वगैरह के घर पे हमला कर देते, बोलते थे गांधी जी ने पहुंचाया, मारो। ठीक है, प्लांटेशन फील्ड्स में लोगों ने पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। सिमिलरली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन सब जगह देखने को मिला। आपको कैसा पार्टिसिपेशन देखने को मिला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन वर्कर्स का भी था, फैक्ट्री ओनर्स का भी था, रिच पीजेंट्स का भी था, पुअर पीजेंट्स का भी था, मतलब लैंडलॉर्ड्स वगैरह में भी और पुअर पीजेंट्स में भी। विमेन पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, एजेंडा क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एजेंडा बड़ा सिंपल था कि आपको क्या करना है ना, अपना कॉपरेशन हटाना है, ब्रिटिशर्स से अपना कॉपरेशन हटाना है, उनका सामान नहीं खरीदना है, और जब हम किसी के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे तो उनका साम्राज्य धड़ाम से गिरेगा। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या एजेंडा था कि कॉपरेशन तो हटाना है, साथ ही साथ डिसओबे भी करेंगे। चौकीदारी टैक्स लगाओगे? नहीं दे रहे। हमारे ऊपर क्या करते हैं, सॉल्ट टैक्स लगाओगे? नहीं दे रहे, ऐसा। ठीक है, लिमिटेशन क्या थी? देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जैसे अपने गुड्स बॉयकॉट करे, फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट करे, खादी पहनेंगे, लेकिन खादी महंगी थी। उनके स्कूल्स कॉलेजेस बॉयकॉट करोगे, लेकिन जाओगे कहां? फिर कोई अल्टरनेटिव नहीं था। ठीक है, तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की लिमिटेशन थी। वायलेंट हो जाता था मूवमेंट बार बार गांव में और यहाँ सारी चीजों में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सबने अपने अपने हिसाब से समझा, उतनी समझ नहीं थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लिमिटेशन क्या थी? इसमें पहली लिमिटेशन थी, कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी डिवाइडेड थी, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में नहीं बन रही थी। दूसरा लिमिटेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या जाएगा कि अपर क्लास मतलब हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में भी उस समय तक रिफ्ट बढ़ गया था। ये ताकत थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कि उसमें हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड थे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की यही लिमिटेशन बन जाती है कि उस समय तक हिंदूज और मुस्लिम्स बट चुके थे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंटर्स के हिसाब से देखो, जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा उन्हें समझ में आ रहा होगा अच्छा ये हुआ है चैप्टर में, और जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होगा तुम्हारे आंखों के सामने चैप्टर दौड़ रहा होगा। कमेंट्स में बताना मुझे कि दौड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं क्या इसमें लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में। लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक है आपका दी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाले टॉपिक में आपको ये बताया गया कैसे लोग एकजुट हुए, कैसे लोग एकजुट हुए, कैसे लोगों को एकजुट किया गया। क्योंकि साथ लड़ने से तो एक साथ आते हैं लोग, लेकिन साथ लड़ने के अलावा लोग एक साथ आते हैं किस चीज से? साथ लड़ने के अलावा लोग एक साथ आते हैं जब आप उनके बीच में कॉमन पॉइंट्स निकाल के लाते हो। तो कॉमन पॉइंट्स क्या थे? कॉमन पॉइंट्स ये थे कि कल्चर, लैंग्वेज, फोक टेल्स, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, सिंबल्स एंड आइकन्स के इस्तेमाल, जैसे स्वराज फ्लैग, स्वदेशी फ्लैग वगैरह बनाए गए उनकी मदद से। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तीसरा चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाले चैप्टर में क्या होता है? इस चैप्टर में जैसे अगर आप देखोगे तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था हमारा, उस प्री मॉडर्न वर्ल्ड में आपको देखने को मिलता है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वाले चैप्टर में कि ग्लोबल वर्ल्ड मतलब क्या है? जो आज है, जो पूरा कनेक्टेड है। तो क्या प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आज का वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड भी है, सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ है, लेकिन उस समय का वर्ल्ड क्या था? मॉडर्न नहीं था। लेकिन क्या वो ग्लोबल वर्ल्ड था? जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, मतलब 18th सेंचुरी के पहले की अगर हम बात करें, 19th सेंचुरी के पहले की बात करें, तब फोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन नहीं था, टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो वो प्री मॉडर्न कहलाया। लेकिन प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी ग्लोबल वर्ल्ड था। ग्लोबल वर्ल्ड मतलब कि ग्लोबलाइजेशन, कनेक्टेड। कनेक्टेड तो तब भी था। कैसे कनेक्टेड था? क्योंकि तब भी हमें एविडेंसेस मिले हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे से मिलते थे, एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्टेड था, और वही आपको इस चैप्टर में सिद्ध करना है। तो ये जो है, दिस चैप्टर इज अबाउट अ जर्नी ऑफ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी ग्लोबल वर्ल्ड था, ये सिद्ध करना है बस। तो इस चैप्टर में कैसे सिद्ध किया? तो वाज इट ग्लोबल वर्ल्ड? यस, इट वाज ग्लोबल वर्ल्ड। एविडेंसेस मिले हैं। क्या एविडेंसेस हैं? सबसे पहला तो कनेक्शन इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था वो भी आपस में जुड़ा हुआ था। कैसे? तो पहला एग्जांपल मिलता है सिल्क रूट के थ्रू। सिल्क रूट क्या है? एक प्री मॉडर्न वर्ल्ड का वाइब्रेंट ट्रेड रूट है, जहां पे ट्रेडर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, तो जैसे चाइना से लेके पूरा यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका तक कनेक्टेड था, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? चाइनीज सिल्क कार्गोज जाती थी, उधर से सोना चांदी आता था। ठीक है, तो ट्रेड होता था। कल्चरल एक्सचेंज भी, यहां से बुद्धिस्ट मिशनरीज जो है वो वेस्ट तक गए। ठीक है, वेस्ट से आप देखोगे तो क्रिश्चियन जो स्कॉलर्स हैं वो आए, इस्लामिक स्कॉलर्स आए। ठीक है, तो ट्रेड और कल्चर बोथ वेंट हैंड इन हैंड इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड, और उसका एविडेंस आपको सिल्क रूट से देखने को मिलता है, ये बताया गया है। दूसरा क्या है? दूसरा और की पॉइंट्स यहां पे बताया गया, जैसे फूड ट्रेवल्स, तो खाने के एविडेंसेस मिले हैं। जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो हमारा बहुत सारा कॉमन फूड जो है वो अमेरिका से आया। ठीक है, उसके पहले तक हम जानते नहीं थे, आज से 500 साल पहले, जैसे पोटैटो हो गया, चिलीज हो गया, टोमेटो हो गया, ये सारे फूड। फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारा ऐसा खाना, जो नूडल्स यहाँ पे थे चाइना में, वो वेस्ट में गए तो स्पेगेटी बन गए। जो अरेबिक ट्रेडर्स थे वो जब इटली पहुंचे तो उन्होंने पास्ता वहां इंट्रोड्यूस किया और इटालियन डिश बन गया पास्ता। तो ये एविडेंसेस प्रूव करते हैं कि लोग कनेक्टेड थे।
साथ ही साथ एक और टॉपिक जो है कनक्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, ये दर्शाता है कि जैसे जैसे जब सी रूट्स वगैरह डिस्कवर हुए ना तो ट्रेड बढ़ा। ट्रेड बढ़ने के बाद में क्या होता है कि एक जगह से लोग दूसरी जगह जाना शुरू करते हैं। तो जैसे यूरोपियंस जो है, तो यूरोप में क्योंकि वैसे ही बहुत भीड़ बढ़ गई थी, बीमारियां थी, रिलीजियस परसिक्यूशन थे, तो यूरोप छोड़ छोड़ के अमेरिका गए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। और जब वो अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका पहुंचने के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि वहां पे अमेरिका पहुंचने के बाद में वहां पे उन्होंने नई लैंड डिस्कवर करी और डिसीजेस ने उनको क्या करा, अमेरिका के ऊपर कंक्वेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। कैसे? तो स्मॉल पॉक्स जो थी वो बीमारी जो थी उससे इम्यून थे कौन? यूरोपियंस, क्योंकि उनको तो आदत हो गई थी, लेकिन इम्यूनिटी वाज नॉट डेवलप्ड इन अमेरिकन्स। तो अमेरिकन्स ने जब उस बीमारी को देखा तो उसके पहले कि बम गोले हथियार अमेरिकन्स का कुछ बिगाड़ पाते, स्मॉल पॉक्स बीमारी ने क्या कर दिया, बहुत सारे अमेरिकन्स की पॉपुलेशन को एक तरह से स्वाइप कर दिया। ठीक है, तो ये एविडेंसेस दर्शाते हैं क्या कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी कनेक्टेड था। क्लियर हुआ? तो आपको सिर्फ इतना ही करना है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाले चैप्टर में, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त। जो बच्चा आज सिलेबस ही देख रहा है तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर ये है। आगे बढ़े, प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, तो ये चैप्टर भी मजेदार है। इसको दो हिस्सों में बांट दो कि एक तो प्रिंट जो है वर्ल्ड में कैसे पहुंचा और दूसरा इंडिया में आने के बाद क्या इंपैक्ट हुआ। तो जैसे अपन देखें, चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक के थ्रू पेपर डेवलप हुआ। पेपर के इन्वेंशन के बाद उन्होंने प्रिंटिंग टेक्निक भी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक लकड़ी के टुकड़े से वो करा। फिर चाइना में उसका यूज भी मल्टीपल तरह से होता था, एग्जाम्स के लिए होता था, लग्जरी के लिए होता था। ठीक है, चाइना से वो बुद्धिस्ट मिशनरीज प्रिंटिंग टेक्निक को जापान ले गए। जापान में बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा छापी गई जो कि आज भी रिकॉर्ड्स में है। चाइना जापान में क्या है, उक्यो आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद में क्या है कि पेपर जो यूरोप पहुंचा। अब पेपर जब यूरोप पहुंचा तो उस पेपर के जाने के बाद में क्या है, प्रिंटिंग टेक्निक भी जो है मार्को पोलो लेके गए यूरोप, तो यूरोप में भी प्रिंटिंग टेक्निक पहुंच गई। अब यूरोप में प्रिंटिंग टेक्निक इवॉल्व हुई है। कैसे? तो पेपर पहुंचने के बाद में 15-16 सेंचुरी से, मतलब 15 सेंचुरी से जैसे अगर आप देखोगे तो एक प्रिंट रेवोल्यूशन आया, जब लोगों को यह समझ में आ गया ना कि प्रिंटिंग हो सकती है। जब मार्को पोलो इस प्रिंटिंग टेक्निक को लेके गए तो इस प्रिंटिंग टेक्निक के वहां पहुंचने के बाद में लोगों को समझ में आ गया कि प्रिंटिंग हो सकती है। तो पहले जो हाथ से लिखने का काम चलता था स्क्राइब्स के द्वारा, उन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया, क्योंकि डिमांड बढ़ गई बुक्स की कि और तेज बुक चाहिए और हाथ से लिख के आप वो डिमांड पूरी कर नहीं सकते थे। तो अलग अलग जगह प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह डेवलप होने लगी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चलना शुरू हो गई है। वो अभी मशीन नहीं बनी, अभी सिर्फ वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक जो चाइना में चलती थी वो चल रही थी। ठीक है, लेकिन 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 धीरे से क्या होता है, इनोवेशन होता है। जोहान गुटेनबर्ग करके एक व्यक्ति थे जो हमारे चाचा थे, तो जोहान गुटेनबर्ग ने क्या करा, मैकेनिकल फर्स्ट नॉन मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस डेवलप कर दी, जिसमें उन्होंने क्या करा, थोड़े इनोवेशंस के साथ में एक ऐसी मशीन बनाई जिससे क्या है, थोड़ा सा प्रोडक्शन तेज हो जाता है। और जब बुक का प्रोडक्शन तेज हुआ और ये मशीन बनाने के अंदर सबसे पहली बुक क्या लिखी थी, बाइबल। तो ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स भी है चैप्टर में, ध्यान रखना। अब जब क्या होता है, जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उस प्रोडक्शन के बाद में क्या होता है, एक प्रिंट रेवोल्यूशन आता है। क्यों प्रिंट रेवोल्यूशन कहा जा रहा है? क्योंकि इसने बहुत कुछ बदल दिया। जो पहले सिर्फ लोग सुनते थे किताबें, वो पढ़ने लगे, क्योंकि किताबें आसानी से मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी। तो हियरिंग और रीडिंग पब्लिक इंटरमिंगल होते चले गई है। प्रिंट रेवोल्यूशन का इंपैक्ट रिलीजन के ऊपर पड़ा। अब लोग क्या है, जो रिलीजियस अथॉरिटीज थी उनके अगेंस्ट में भी लिख सकते थे। अगर मतलब मान लो मुझे कुछ लग रहा है कि मैं इस ओपिनियन के साथ अलाइन नहीं हूं तो मैं उसके अगेंस्ट भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो देयर वाज फियर ऑफ प्रिंट अमंग दी पीपल ऑल्सो। और प्रिंट ने क्या करा, रिलीजियस रिफॉर्म भी लाए, जैसे मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी और क्रिश्चियनिटी के अंदर एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ही चालू कर दिया। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हुई। साथ ही साथ क्या है, मतलब वही नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई, रिलीजियस डिबेट शुरू हुई। प्रिंट से लोग अपना डिसेंट शो करते थे, जैसे मेनेक्यू एक मिलर था जिसने क्या प्रूव करा कि मुझे नहीं पसंद है कि चर्च का जो ओपिनियन है वही ओपिनियन सही हो, लेकिन वो बात अलग है कि रोमन कैथोलिक चर्च ने फिर बेचारे को परसिक्यूट कर दिया। ठीक है, इसके साथ में क्या है ना कि अब आप देख रहे हो क्या, अब आप देख रहे हो कि प्रिंट के आने से फिर एक तरह का एक रीडिंग मैनिया डेवलप हुआ, मतलब एक वर्चुअल रीडिंग मैनिया डेवलप हुआ। लोग पढ़ना चाहते थे तो तरह तरह का मटेरियल, जैसे आप देखेंगे पेनी चैप बुक्स हो गई, बिलियोथिक ब्लूज हो गई, फ्रांस में जो ब्लू कलर की सस्ती किताबें आती थी, अलग अलग तरह का मटेरियल, साइंटिफिक डिस्कवरी से लगाकर फिलोसोफर्स के आइडिया, ट्रेड, वॉर, इन सारी चीजों की न्यूज छपती थी, न्यूज़पेपर छपते थे, मैगजीन छपती थी। तो भिन्न भिन्न प्रकार का रीडिंग मटेरियल मिलना शुरू हो गया और एक तरह का रीडिंग मैनिया डेवलप हुआ। ठीक है, लोग पढ़ रहे थे, पढ़ने के लिए उत्साहित थे। साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि प्रिंट ने ही क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्यों? क्योंकि जो लोग थे उन लोगों, मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, फिलोसोफर्स अपने आइडियाज लिख सकते थे, डिबेट एंड डिस्कशन का माहौल बना। ठीक है, और इसी के चलते क्या है कि लोग ये पॉपुलराइज करने लगे कि देखो कैसे आम आदमी सफर कर रहा है और राजा तो मजा कर रहा है। और ये सब प्रिंट के थ्रू जब पब्लिक तक पहुंचा, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रिंटिंग के कारण ही फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, बट प्रिंट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन।
साथ ही साथ 19th सेंचुरी आते आते आपको क्या देखने को मिलता है कि यूरोप में भी प्रिंट से एसोसिएटेड नई नई कैटेगरीज इमर्ज हो गई, जैसे चिल्ड्रन, विमेन, वर्कर। ठीक है, बच्चों के लिए डेडिकेटेड किताबें छपने लगी, चिल्ड्रंस प्रेस डेवलप हुई। ठीक, ग्रिम ब्रदर्स ने बच्चों के लिए लिखा। विमेन जैसे जॉर्ज एलियट, ठीक है, ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने क्या किया, महिलाओं के बारे में लिखा और एक सशक्त महिला को दर्शाया अपनी राइटिंग्स के थ्रू। वर्कर्स के लिए लैंडिंग लाइब्रेरीज वगैरह शुरू हो गई है। जब वर्किंग आवर्स रिड्यूस हुए यूरोप में, तो जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स थे वो बचे हुए समय में पढ़ना प्रेफर करते थे। ये सारी चीजें हुई। अब अगर इसी के पहले देखें तो इंडिया में प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे आया, तो इंडिया में प्रिंटिंग बहुत लेट शुरू हुई। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग के पहले तक सारा काम चलता था मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू, हाथ से लिखी जाती थी किताब। मैन्युस्क्रिप्ट्स की लिमिटेशन थी, बहुत लेबोरियस होती थी, टाइम कंज्यूमिंग होती थी, एक्सपेंसिव होती थी, ऑकवर्ड टू कैरी होती थी, फ्रेजाइल होती थी, फट जाती थी, टूट जाती थी। ठीक है, तो बिफोर द एज ऑफ प्रिंट देयर वर मैन्युस्क्रिप्ट्स, लेकिन अब वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के बाद में धीरे से प्रिंट भी इंडिया में शुरू होगा। और प्रिंट कौन शुरू करता है, तो वही यूरोपियंस आते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस लेके आते हैं और उस प्रिंटिंग प्रेस से रीजनल ट्रैक्स पहले प्रिंट होते हैं। फिर जैसे जेम्स ऑगस्टस हिकी का भी जिक्र आता है कि एक इंग्लिशमैन था जो इंडिया में वीकली मैगजीन चालू करता है, बंगाल गैजेट। उसके बाद में फिर उसको पनिशमेंट दे देते, लेकिन क्योंकि वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बारे में लिख रहा था। फिर गंगाधर भट्टाचार्य का नाम आता है जिन्होंने क्या किया, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया, उसका नाम भी बंगाल गैजेट था। क्लियर हुआ? फिर क्या होता है, अब ये जब प्रिंटिंग इंडिया में शुरू हो गई, रीजनल ट्रैक शुरू हुए, फिर मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस भी आएंगी, तो इस प्रिंटिंग का वही देखो, हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। तो वही जैसे यूरोप में रिलीजियस डिबेट के अराउंड बात करी थी प्रिंट ने, तो वही प्रिंट की मदद से इंडिया में भी रिलीजियस रिफॉर्म आए। मैंने आपको एक वीडियो दिया है, ध्यान से देखना, सारे बुक्स, ऑथर्स और उनके नाम दिए हैं। तो रिलीजियस रिफॉर्म के नाम पे जैसे अगर आप क्या देखोगे, तो ये सारी चीजें हो रही थी कि रिलीजियस रिफॉर्मर जैसे राजा राम मोहन रॉय जो है, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, राजा राम मोहन रॉय ने अपना न्यूज़पेपर निकाला संबंध कुमुदी, जिसमें वो कह सकते हैं ना, वो प्रैक्टिसेस जो उन्हें लगता था कि विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेटरी है और रिलीजन को गलत तरह से इंटरप्रेट कर रही है, उनके अगेंस्ट में बोलना शुरू करा। ठीक है, तो ऐसे रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए रिफॉर्मर्स ने आवाज उठाई। उनको काउंटर करने के लिए ऑर्थोडॉक्स लोगों ने भी जैसे समाचार चंद्रिका निकाला, न्यूज़पेपर्स निकाले। साथ ही साथ क्या है, जैसे जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उनको लगता था कि इस्लाम का पतन ना हो जाए क्योंकि अब क्रिश्चियंस पावर में आ गए, तो वो फतवाज इशू करते थे, रिलीजियस ट्रैक्ट्स लिखे जाते थे। तो ये रिलीजियस रिफॉर्म में प्रिंट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और पब्लिक को एक सोचने समझने का मौका दिया। ठीक है, पब्लिक ओपिनियंस को रिफॉर्म करने का मौका दिया। ठीक है, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। साथ ही साथ आप जैसे आप देख रहे हो कि 19th सेंचुरी में यूरोप में भी नया नया तरह का पब्लिकेशन आ रहा था, नई नई कैटेगरीज। तो इंडिया में भी आपको देखने को मिलता है नया नया तरह का पब्लिकेशन आ रहा था, नॉवेल्स आना शुरू हो गए, पेंटिंग्स आना शुरू हो गए, पॉलिटिकल ट्रैक्स वगैरह लिखे जाने लगे, कार्टून्स, कैरिकेचर्स प्रिंट होना शुरू हो गए। ठीक है, नई कैटेगरीज जैसे विमेन और पुअर पीपल भी रीडिंग का पार्ट बन गए। तो विमेन के लिए क्या है, जो लिबरल हस्बैंड्स और फादर होते थे वो अपनी घर की विमेन फोक को पढ़ाने लगे। कुछ स्ट्रिक्ट होते थे, नहीं भी पढ़ाने देते थे, लेकिन कुछ पढ़ना चाहती थी तो वो पढ़ ही लेती थी, जैसे राज सुंदरी देवी जिन्होंने अपनी फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी लिखी, अमर जीवन। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, विमेन रिफॉर्मर जो थी जैसे ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, इन लोगों ने खुल के लिखा। साथ ही साथ आप देखोगे तो विमेन के लिए ऑल टुगेदर क्या एक बहुत बड़ा मार्केट बना प्रिंट। जैसे खालसा ट्रैक सोसाइटी विमेन के लिए किताबें प्रिंट करता था। बंगाल में जैसे आप देखेंगे तो एक पूरा का पूरा एरिया जो है, बटाला हाउस जो है, ठीक है, बटाला पब्लिकेशन जो है, तो वो विमेन के लिए प्रिंट करता था। अब अगला कैटेगरी अगर अपन देखें तो पुअर पीपल के साथ उस समय पे मेनली प्रॉब्लम क्या थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने गरीब व्यक्ति के साथ में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके ऊपर लिखा। जैसे ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी देख लो, पंडित कह सकते हैं ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी देख लो, फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो गए, ई.वी. रामास्वामी नायकर हो गए। इन लोगों ने भी क्या किया, खुल के लिखा। और इनफैक्ट बहुत सारे पुअर पीपल ने खुद भी अपने आप को सेल्फ एजुकेट किया और बुक्स लिखी, जैसे छोटे और बड़े का सवाल हो गया, सच्ची कविताएं जो हो गई। तो ये कंपाइलेशन है एक कानपुर के मिल वर्कर की पोम्स का। क्लियर हुआ? ये सारा सब कुछ। और लास्ट जैसे अगर आप देखेंगे तो अब जब इतनी प्रिंटिंग हो रही थी इंडिया में, तो इंडिया में तो क्योंकि उस समय इंडिपेंडेंस नहीं थी तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। तो शुरुआत में जो ब्रिटिश इंडिया के ऑफिसर्स थे वो इंडियन रीजनल ट्रैक जो वर्नाकुलर प्रेस थी उसको कंट्रोल ही नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था जेम्स ऑगस्टस हिकी टाइप के लोगों को कंट्रोल करना, क्योंकि वही हमारा अगेंस्ट लिख सकते हैं। लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के बाद समझ में आया कि भैया धीरे धीरे जो क्रांति थी वो धुधक रही थी। क्यों? क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में जो लिखा जा रहा है ना वो ज्यादा घातक था। तो इसीलिए फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया टू सेंसर इंडियन न्यूज़पेपर्स, और जिसमें अगर इंडियन न्यूज़पेपर वाला जो है कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता है तो उसको वार्निंग दी जाएगी, और वार्निंग देने पे भी अगर वो नहीं मानेंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा। ठीक है, और उनकी मशीनरी वगैरह सब छुड़ा दी जाएगी। पर आजादी के परवाने कहां रुकते, उसके बावजूद भी हमारे लोग लिखते रहे। क्लियर हुआ? तो ये सारा सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है आपको, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में। थीम समझ में आई मोटा माटी? ये आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, स्वाहा। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री कंप्लीट हुआ।
तो ये अगर आप जैसे देखेंगे हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद में आते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी का चैप्टर है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में क्या क्या है मेरे दोस्त, देखो चैप्टर को ऐसे तोड़ना आपकी, एक चैप्टर में पूरा कंसेप्ट दिया गया है। क्या कंसेप्ट दिया गया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि जो कोर चीजें जिन पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज क्या है वो समझ में आएगा, हर वो चीज जो हमारी नीड सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, वो रिसोर्स हो जाएगी, प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। अब वो रिसोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो लैंड एक रिसोर्स है, सॉइल एक रिसोर्स है जो हम पढ़ेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है कि डेवलपमेंट नहीं होगा तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, जैसे आप देखेंगे तो रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, सोसाइटी हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइड हो जाएगी, ग्लोबल लेवल पे इकोलॉजिकल क्राइसिस फेस करना पड़ेंगे। तो इसी के चलते हमें रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट करना है, प्लानिंग करना है, और उस प्लानिंग को अचीव करने के लिए हमने क्या किया, मीटिंग्स की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल निकल के आया, ठीक है। एजेंडा 21 वहां से आउटकम था किस मीटिंग का, जो अर्थ समिट की मीटिंग हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, कि रिसोर्सेज ऐसे यूज हो कि वो आगे आने वाली जनरेशन को भी मिलते रहे, ठीक है। अब क्या है, तो इंडिया में कैसे रिसोर्स प्लानिंग होती है, रिसोर्स कंजर्वेशन होता है, तो इंडिया में 3 स्टेजेस में रिसोर्स प्लानिंग होती है। वो 3 स्टेजेस में रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, तो जैसे अगर आप देखेंगे 3 स्टेजेस में रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में ऐसे होती है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो रिसोर्सेज है कहां, फिर एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हो कि उसको निकालना कैसे, और उसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान से मैच करते हो। फिर प्लानिंग के साथ साथ में क्या है ना, कंजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ रिसोर्स का होना काफी नहीं है, हमें जो रिसोर्स मिला है उसको सही तरह से डेवलप करना है, क्योंकि हमारे पास में इनफ है हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हमारी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं। ये गांधी जी ने भी बोला है, मैंने नहीं, ठीक है। तो कंजर्वेशन वाला पार्ट है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसमें रिसोर्स प्लानिंग पे क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्यों जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इन पे क्वेश्चन बन के आता ही आता है। साथ ही साथ अब बात करें किस चीज की, लैंड एज ए रिसोर्स की, तो लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। हमने रिसोर्स और उसका डेवलपमेंट क्यों जरूरी देख लिया, अब रिसोर्स देखें तो लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है देश में, तो लैंड जैसे आप देखो, लैंड क्या है, जमीन जहां पैर रख सकते हो वो सारा सब कुछ लैंड है। तो लैंड का यूटिलाइजेशन अलग अलग तरह से होता है। लैंड को आप देखोगे तो लैंड पे पहाड़ है, लैंड पे प्लेटू है, लैंड पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्लेन एरिया है, ठीक है। तो लैंड का यूटिलाइजेशन जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडिया में लैंड यूज पैटर्न वैसा ही है जैसा वर्ल्ड में आपको देखने को मिलता है, कि कहीं फॉरेस्ट है, कहीं ओपन लैंड है, ठीक है, मतलब नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है। फिर लैंड कुछ ऐसी है जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, कुछ बैरन लैंड होती है। फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड में भी जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि एक फेलो लैंड है, एक अदर देन फेलो लैंड है, ठीक है। तो लैंड के मल्टीपल क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। खाली जो लैंड छोड़ दी गई है, 5 साल से ज्यादा छोड़ी तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो गई है, 1 साल से कम में है तो करंट फेलो में आ जाएगी, 1 से 5 के बीच में तो फेलो लैंड आ जाएगी। फिर उसके बाद में लैंड पे खेती भी होती है, तो जो खेती होती है उसमें क्या है, नेट सोन एरिया होता है। तो ऐसे करके क्या है, पूरा लैंड यूज पैटर्न बताया गया है, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया जो है, तो इंडिया भी उस लैंड यूज पैटर्न में आपको 2-3 पॉइंटर्स निकल के आते हैं कि इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिजायर्ड परसेंटेज से थोड़ा कम है, ठीक है, 23% ही, और डिजायर्ड 33% होता है। साथ ही साथ क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में जैसे आपको देखने को मिल रहा है, तो नेट सोन एरिया बड़ा है, जो ग्रेजिंग लैंड वगैरह है वो डिक्लाइन हो गई है, जानवर ही नहीं बचे, इंसान जानवर बन गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये चार्ट में आपको बताया गया कि इंडिया में कैसे लैंड यूज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि लैंड एक रिसोर्स तो है, लेकिन वो रिसोर्स खतरे में है, क्यों, क्योंकि डिग्रेड हो रही है लैंड। मल्टीपल रीजंस है, डिफॉरेस्टेशन के कारण पेड़ कट रहे हैं तो लैंड डिग्रेड हो रही है, माइनिंग, एक्सेसिव माइनिंग हो रही है, ओवर इरिगेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, तो ये कारण है लैंड डिग्रेडेशन के। सिर दर्द हो रहा है तो सोल्यूशन क्या है कि सिर दर्द बंद करने वाली गोली ले लो। तो अगर डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो आप पेड़ लगाओ, अफॉरेस्टेशन कंजर्वेशन मेजर हो जाएगा। माइनिंग से डिग्रेडेशन हो रहा है तो आप क्या करो, माइनिंग को कंट्रोल करो। ओवर इरिगेशन अगर लैंड डिग्रेडेशन कर रही है तो कंजर्वेशन मेजर में आएगा क्या, कंट्रोल तरीके से इरिगेशन होना चाहिए, या फिर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारे पॉइंटर्स ध्यान रखना है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन वाला पॉइंट हो गया, कंजर्वेशन मेजर्स भी उसके एंटी में ही आ जाएंगे। अब आते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स पे। तो सॉइल एज अ रिसोर्स की अगर बात करें तो सॉइल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो आप। सॉइल के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एक सिंपल चार्ट है, ठीक है। देखो हमारी कंट्री में ये सारी सॉइल्स हैं, आपको देखने को मिलेगा कि माउंटेन सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में, नदर्न प्लेन पूरा जो है तो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, राजस्थान वाले रीजन में एरिड सॉइल है। तो ये पूरी सॉइल है। लेटराइट सॉइल आपको एक वेस्टर्न घाट का ट्रैक है और एक ये मेघालय वाला ट्रैक है। अब ये सॉइल को याद रखने का एक निंजा टेक्निक है, वो ये निंजा टेक्निक ये है कि हर सॉइल का कोई ना कोई एरिया है, हर सॉइल किसी ना किसी प्रकार की क्रॉप उस सॉइल में ग्रो होती है,
हर सॉइल के अंदर कुछ एक्स फैक्टर है, जैसे क्या है कि एलुवियल सॉइल के अंदर दो तरह की खादर और भांगर दो तरह की सॉइल होती है ना। और सॉइल के अंदर क्या कंटेंट है, मतलब वो किस चीज से बनी है। जैसे आप देखेंगे तो हम बात कर लें लेटराइट सॉइल की, तो ये ह्यूमस में पुअर है, क्यों? क्योंकि टॉप सॉइल इसकी वॉश ऑफ हो जाती है। समझ में आया? तो ये चार्ट जो है ये बहुत मेहनत से बना है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको सारा नोट्स के फॉर्म में ले लेना। मैंने बताया आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल वगैरह की, वहां मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाले चैप्टर पे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज अच्छे से समझना। इस चैप्टर में क्या है, चैप्टर 3 हिस्से में बटा है, छोटा चैप्टर, प्यारा चैप्टर, मजेदार चैप्टर। ठीक है, एक तो बेसिक इंट्रो बताया गया कि कैसे हमें समझ में आया कि भैया ये जंगल, ये पहाड़, ये नदी, ये पशु पक्षी, ये सब फॉर ग्रांटेड नहीं, एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो इनका कंजर्वेशन जरूरी है। अब कंजर्वेशन जरूरी है क्यों? क्योंकि हमने इनको बहुत बुरी तरह से क्या कर दिया, डिप्लीट कर दिया, खत्म कर दिया है। तो कंजर्वेशन के लिए क्या क्या किया गया, 3 पार्ट में चैप्टर, बस सिंपल। कंजर्वेशन के लिए क्या किया गया, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाया गया। ठीक है, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाया गया, तो जिसमें क्या किया गया, जैसे आप देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह ये सेटअप किए गए। लिस्ट निकाली गई है एंडेंजर्ड स्पीशीज की, किनको प्रोटेक्ट करना है। साथ ही साथ क्या आपको देखने को मिलता है कि कुछ जानवरों के अलावा पेड़ पौधों को भी हमने इंक्लूड किया, ताकि जिनकी स्पीशीज डिक्लाइन हो रही है उनको बचाया जा सके। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स चलाए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ताकि स्पेसिफिक स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर हुआ? अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, ताकि क्या हो, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उन पे विशेष ध्यान दिया जा सके। तो ये कंजर्वेशन के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए। अब सरकार के बाद में अब जैसे अगर आगे बढ़े तो वही है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, ये हो गया। अब अगर हम बात करें किस चीज की, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, तो जब हमें यह समझ में आया कंजर्वेशन जरूरी है, तो उस कंजर्वेशन में फिर हमने क्या करा कि क्लासिफिकेशन किया। क्या क्लासिफिकेशन किया, तो क्लासिफिकेशन में आपको यह समझ में आया कि आपने रिजर्व फॉरेस्ट कुछ बना दिए, जो कि बहुत कह सकते हैं ना अच्छी क्वालिटी का, जहां पे फॉरेस्ट होगा वो रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएगा, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया गया। फिर एक आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहां बनाए गए, जहां प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्रोटेक्शन वहां दोगे ना आप, जहां प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो ऑलरेडी खतरे में है वहां प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए गए उन एरियाज के लिए जहां फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहे थे। ठीक है, और तीसरे हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जो ओपन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आए, वो फॉरेस्ट एरियाज जो विलेजर्स के ओपन फॉरेस्ट हो गए। क्लियर हुआ? रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है। अब कुछ फैक्ट्स है, जैसे मध्य प्रदेश में हाईएस्ट कह सकते हो परसेंटेज ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट है। साथ ही साथ जैसे अगर आप देखोगे तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है। क्लियर हो ना? तो ये टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है। अब तीसरी चीज कि क्यों हम हमेशा कंजर्वेशन के लिए सरकार के भरोसे बैठे रहे, कम्युनिटी भी तो कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपकी बुक में आपको 5 एग्जांपल दिए जहां पे लोगों ने आगे आके क्या किया, कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो कौन कौन से हैं, जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज के द्वारा एफर्ट लिए गए। राजस्थान में जैसे अगर आप देखेंगे सिरस्का टाइगर रिजर्व के पास में, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। फिर उसके बाद में क्या, चिपको मूवमेंट जो हिमालयन बेल्ट में चला। साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलता है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की कहानी बताई गई है कि जहां उड़ीसा से जो पहली बार शुरू हुआ, जहां पे लोगों को और गवर्नमेंट को एक साथ इन्वॉल्व किया गया। बीज बचाओ आंदोलन और नवदन्या जैसे एनजीओ, जिनके द्वारा मूवमेंट किया गया किस चीज के लिए, ट्रेडिशनल सीड्स और इन सारी चीजों को बचाने के लिए। क्लियर है? तो ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में 3 पार्ट है ब्रॉडली, कि सरकार ने क्या कंजर्वेशन के लिए किया, कम्युनिटी ने क्या कंजर्वेशन के लिए किया, एंड टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या है। क्लियर हुआ? आ जाओ अगला चैप्टर क्या है, वाटर रिसोर्सेज। देखो वाटर स्कैरसिटी क्या है कि पानी की कमी होना, उसके कारण क्या क्या है, एक क्वालिटेटिव कारण है, एक क्वांटिटेटिव कारण है। क्वांटिटेटिव कारण क्या कहता है कि पानी की क्वांटिटी ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपने ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया, आपने ओवर इरिगेट कर दिया, इंडस्ट्रीज के कारण कह सकते हैं पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो पानी की कमी हो गई है। अर्बनाइजेशन, शहर बन गए तो वाटर रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। और एक क्वालिटेटिव भी वाटर स्कैरसिटी की, पानी तो है, जैसे बाढ़ आती है जब कितना पानी होता है, लेकिन पीने योग्य पानी नहीं होता मेरे दोस्त। तो वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। तो वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की वाटर स्कैरसिटी आपको देखने को मिलती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। ठीक है, तो वाटर स्कैरसिटी हो गया, उसके कॉजेस देख लिए अपन ने। अब कॉजेस के बाद में क्या है, समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करना है। तो समाधान क्या है कि कंजर्वेशन कैसे करेंगे, वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा। तो कंजर्वेशन के लिए आप जिसे देखते हैं ना कि वाटर बहुत एसेंशियल पार्ट है, जल है तो जीवन है, जो बोलते हैं ना जल ही जीवन है, वो बहुत एसेंशियल है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो कैसे दुनिया चलेगी। तो गवर्नमेंट ने भी अलग अलग स्कीम्स लाई हैं। तो अच्छा, नई एनसीईआरटी में स्कीम से ध्यान रखना, पुराने एनसीईआरटी में है नहीं, तो बच्चे छोड़ ही देते हैं इन चीजों को। और मुझे लगता है कि इन पर अगर क्वेश्चन आ गए, जैसे सैंपल पेपर में इस बार एक क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। जैसे अटल भूजल योजना क्या है, ग्राउंड वाटर को डिप्लीट होने से बचाने के लिए है।
फिर क्या है, जल जीवन मिशन क्या है, तो हर घर तक पोर्टेबल टैप वाटर पहुंचाने का ऑब्जेक्टिव है। कृषि सिंचाई योजना है, मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी ऑब्जेक्टिव है। कृषि सिंचाई योजना भी एक और है, ठीक है। तो ये वाटर स्कैरसिटी वाला पार्ट हो गया। अब क्या है ना, इस चैप्टर में वाटर रिसोर्सेज में बताया गया कि पानी का कंजर्वेशन जरूरी है, और पानी का कंजर्वेशन जो है तो हम कैसे करते हैं, हम मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के थ्रू करते हैं। और पानी का कंजर्वेशन आज से नहीं करना है, ये एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के टाइम से चला आ रहा है, मतलब पुराने समय से आप देखोगे तो पानी का कंजर्वेशन हो रहा है। इसमें 4-5 पॉइंटर है और सीधा क्वेश्चन बनता है एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या थे। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे सोफिस्टिकेटेड आपको वो देखने को मिलता है, कैनाल सिस्टम वगैरह, ठीक है। अलग अलग पुराने जो शहर है, नागार्जुन कोंडा रहा, मतलब एम्पायर जो रहे, ठीक है, बेन्नूर रहा, कोल्हापुर रहा, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। 14th सेंचुरी में जो भोपाल नहीं, ये 11th सेंचुरी में जो भोपाल लेक है वो एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है, मैनमेड लेक है, उसका एग्जांपल है। 14th सेंचुरी में हौस खास जो है वो एग्जांपल है। तो ये सारे एग्जांपल्स बताते हैं कि पानी का कंजर्वेशन जो है, रिवर प्रोजेक्ट जो है, एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है। तो अभी भी हम वाटर कंजर्वेशन के लिए इसलिए क्या करते हैं, डैम्स वगैरह बनाते हैं। अब डैम्स को मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है पता है, क्योंकि डैम मल्टीपल पर्पसेस को फुलफिल करते हैं। वो फ्लड को कंट्रोल करते हैं, इरिगेशन के लिए पानी देते हैं, नेविगेशन के लिए वो आपको पानी देते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है, वाटर लेवल मैनेज करते हैं। तो बहुत सारे काम मल्टीपल पर्पसेस फुलफिल कर रहे हैं। तो डैम तो अच्छी चीज है, लेकिन उसी के साथ में डैम के नेगेटिव्स भी है। क्या कि जब डैम बनाते हैं तो उसमें एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होता है, जिसके कारण क्या है, आगे का रिवर बेड जो है तो उसमें सेडिमेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं। जो स्पॉनिंग एनिमल्स हैं, एक्वेटिक लाइफ वहां की अफेक्ट होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो स्टिल वाटर है तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर इंड्यूस करता है, तो इट मे लीड टू अर्थक्वेक ऑल्सो। तो ये सारे क्या है, ये सारे नेगेटिव साइड्स भी हैं। और इतना पैसा लगता है, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है, घर डूब जाते हैं, जंगल डूब जाते हैं, जमीन डूब जाती है। तो इसी कारण से लोग डिमांड करने लगे किसी अल्टरनेटिव चीज की, और वो अल्टरनेटिव चीज क्या निकल के आई है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब जितना पानी आ रहा है उस पानी को कंजर्व कर लो, बारिश के पानी को। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी जैसे अगर आप देखोगे तो कंट्री में अलग अलग लेवल पे हो रहे, वेरियस टाइप की रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अलग अलग तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं। जैसे गुल्स एंड कुल्स हैं माउंटेन रीजन्स में, जैसे खादिन सिंह जोहाद है राजस्थान के कुछ रीजन्स में। जैसे अगर आप देखोगे तो इनंडेशन चैनल्स बंगाल में डेवलप की जाती है, जो बाढ़ के पानी को क्या करती है, चैनल्स में स्टोर कर लेती है खेतों के लिए। और बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जैसा 200 साल पुराना टेक्निक है, जो नॉर्थ ईस्ट के मेघालय वगैरह वाले रीजन में इस्तेमाल किया जाता है। फिर टंका सिस्टम जो है राजस्थान में फॉलो किया जाता है, जहां पे क्या है, अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं, जिससे क्या है, समर की हीट को भी बीट कर देते हो और पानी भी स्टोर कर लेते हो। तो ये कुछ रूफटॉप रेन वाटर मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की टेक्निक है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक क्या है कि जब आपके छत पे जो पानी आ रहा है तो उस पानी को आप पीवीसी पाइप के थ्रू कनेक्ट करके लाते हो, सोक टैंक्स में स्टोर कर लेते हो, या फिर टैंक्स के अंदर स्टोर करके रख लेते हो। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, जिसमें आपको 3 हिस्से यहां भी देखने को मिल रहे हैं, वाटर स्कैरसिटी और उसके कॉजेज, और कॉजेज के बाद में कंजर्वेशन टेक्निक, और जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स क्या है, एंशिएंट टाइम में कैसे पानी कंजर्व किया जाता था, आज जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स हैं उनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव केस हो गया। ठीक है, तो ये आपका वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर था। अब आ जाओ किस चीज पे, अब आते हैं अपन एग्रीकल्चर चैप्टर पे। एग्रीकल्चर चैप्टर बड़ा निराला, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर, इसमें आपको बस दिमाग लगाना है कि थ्योरी पार्ट कितना है। देखो एग्रीकल्चर चैप्टर में थ्योरी पार्ट स्पेसिफिक ही है। जैसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब टाइप्स ऑफ फार्मिंग पहले बताई गई कि पुराने तरीके से खुद के सब्सिस्टेंस के लिए जो पुरानी टेक्निक को इस्तेमाल करके खेती की जाती थी, वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें आपको ध्यान हो कि तरीके अभी भी बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं हुए, लेकिन पॉपुलेशन साइज बढ़ गया है, फैमिलीज में राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते लैंड साइज होल्डिंग छोटी हो गई है, तो अब खेती के ऊपर प्रेशर है कि ज्यादा प्रोड्यूस करके दो, क्योंकि खाने को दे दो रे, बहुत सारे लोग हैं। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो कहलाई। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बाद में कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या है कि जब आप लार्ज स्केल पे खेती करते हो फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी, ठीक है, एक्सेस प्रोडक्शन को आप बेचते हो मार्केट में। कमर्शियल फार्मिंग का एक एग्जांपल है प्लांटेशन, जहां पे आपको इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का इंटरफेस देखने को मिलता है कि कमर्शियल लेवल पे क्रॉप्स ग्रो हो रही है, उनको इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की तरह पहुंचाया जा रहा है। तो ये 3 पार्ट थ्योरी पे आते हैं, बनके डिफरेंशिएट करके पूछ लेते हैं, और इस चैप्टर में आगे क्योंकि फैक्ट्स है। ठीक है, अब क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बाद में आता है अगला क्रॉपिंग पैटर्न वाला टॉपिक। क्रॉपिंग पैटर्न वाला टॉपिक क्या कि खेती किस किस प्रकार की वो तो हो गई है, लेकिन किन किन पैटर्न में की जाती है, तो 3 सीजन है, राबी, खारिफ, जैद। ठीक है, तो जैसे बारिश के समय पे जो खेती होती है, आपके स्कूल के एग्जाम से कनेक्ट करना, जो आपका टर्म 1 है वो खारिफ होता है, टर्म 2 आपका राबी होता है, जो विंटर्स की क्रॉप होती है उनको राबी क्रॉप्स कहा जाता है,
ठीक है। खारिफ को जो मानसून की क्रॉप्स होती है, और जैद मतलब जो समर की क्रॉप्स होती है। यहाँ पे पानी कहां से मिलेगा आपको, बारिश की क्रॉप है खारिफ तो बारिश से मिल जाएगा, राबी में कैनल्स वगैरह से मिल जाता है, और जेड सीजन में आपके अगर ट्यूबवेल वगैरह है तो वहां से आपको पानी मिलेगा। ठीक है, तो राबी खारिफ जेड 3 तरह की क्रॉपिंग पैटर्न है। अब कुछ फसल राबी की होती है जो समर्स में ग्रो हो रही है, मतलब समर्स में जो ग्रो हो रही है जैद हो गई, ठीक है, जो विंटर्स में हो रही है राबी हो गई, और जो मानसून के टाइम पे होती है खारिफ हो गई, ऐसा। फिर उसके बाद में क्या, मेजर क्रॉप्स पे आ जाओ। तो समझ में आया, ये इतना पार्ट थ्योरी के लिए ये पार्ट है कि यहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी पे। अब मेजर क्रॉप्स में क्या है ना, क्रॉप्स भी अलग अलग तरह की, कुछ क्रॉप्स ग्रेन्स वाली होती है जो अनाज होता है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, पल्सेस हो गए, मिलेट्स हो गए, आपकी ज्वार बाजरा रागी हो गई, ये मेज हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है, ये सारी की सारी ग्रेन्स है। फिर कुछ क्रॉप्स आती है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, ठीक है, तो खाने की चीजें लेकिन अनाज नहीं है, जैसे कॉफी हो गया, टी हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, शुगर केन हो गया। शुगर केन क्या है, खाने का काम नहीं आता, अगर रिजल्ट बिगड़ेगा तो दे दनादन, ठीक है। तो ये अदर देन ग्रेन्स वाली क्रॉप्स हो गई। और कुछ नॉन फूड क्रॉप्स है, मतलब है तो फसल लेकिन खाते नहीं है, ऐसा क्या होता है, रबर। तो रबर को पेड़ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेकिन खाते नहीं हो ना रबर, चौक खा सकते हो, रबर नहीं खाओगे तुम। फिर दूसरी चीज क्या है, जैसे कॉटन हो गया, जैसे जूट हो गया, ये सब फसलें हैं लेकिन खाने वाली नहीं है। क्लियर हुआ। अब ये जो पार्ट है ना मेजर क्रॉप्स वाला, तो क्रॉपिंग पैटर्न को याद रखने का ये टेक्निक है निंजा टेक्निक, साथ ही साथ मेजर ग्रेन्स को याद रखने का ये टेक्निक है कि हर ग्रेन का कोई कल्टीवेशन सीजन होगा, कोई टेम्परेचर होगा, एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए इसको, स्टेट कहां मेजर प्रोड्यूस होता है, और उस फसल की कोई की पॉइंट, ये चार्ट नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। और मैं एक वीडियो और दूंगा जिसमें मैं आपके सारे ग्रेन्स वगैरह सब आसान कर दूंगा, है ना। तो ये चार्ट आपको मिल जाएगा, जिस चार्ट से आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो नॉन फूड क्रॉप्स वगैरह सब कुछ। अब लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का था वो क्या था, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो अब क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चरली इतना डिपेंडेंट कंट्री, इतना डोमिनेटेड कंट्री है, तो इसीलिए क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंस के टाइम से के बाद से ही 3 फेजेस में, जैसे आप देखोगे तो 1960s में क्या लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में जैसे अगर आप देखो तो सबसे पहले तो लैंड रिफॉर्म्स लाएंगे, जमींदारी वगैरह, उस जो जमींदारी सिस्टम वगैरह था उसको अबॉलिश किया गया। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से भी क्या है कि रीजनल लेवल पे ही डेवलपमेंट हो पाया, तो इसके लिए फिर क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया 1980s में, जिसके चलते बहुत सारी चीजें टेक्निकल लेवल पे भी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी फोकस की गई, जैसे वेदर बुलेटिन वगैरह पहुंचाई गई, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह सस्ते दामों पे वो दिया गया, इनको सस्ते ब्याज दर पे लोन वगैरह दिए गए किसानों को, ठीक, ताकि क्या हो, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हो, फार्मर्स की इनकम डबल हो। क्लियर हुआ। अब आ जाओ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर पे। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर क्या कहता है, सिंपल चैप्टर है समझना कि मिनरल्स के 2 अलग अलग आपको प्रकार बताए, मतलब आप पहले देखोगे तो बेसिक्स के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा मिनरल्स क्या है, तो मतलब बेसिक्स जो है तो उसमें बताया गया है कि मिनरल क्या है, नेचुरली अकरिंग होमोजेनस सब्सटेंस को मिनरल कहा जाता है, ठीक है। अब ये मिनरल हमारी पिन से लगा के जहाज बनाने तक सब चीजों में इस्तेमाल होता है, हम इंसान खुद मिनरल से बने। तो बेसिक बताने के बाद में थ्योरी का एक पार्ट बनता है मोड ऑफ अकरेंस, कि मिनरल अलग अलग तरह से कैसे मिलता है आपको, तो वेन्स एंड लोड्स के फॉर्म में मिलेगा आपको, बेड्स एंड लेयर्स के फॉर्म में मिलेगा, जिसको आप जैसे वेन्स के फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है, बेड्स एंड लोड्स के फॉर्म में मिलेगा आपको, तो वेन्स एंड लोड्स हो गया, बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा मिनरल। उसके बाद में आपको देखने को मिलता है मिनरल आपको ऐसे पूरे पूरे चक्तियों में ऐसे बेड्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा। फिर आपको मिनरल देखने को मिलता है क्या बोल सकते हैं, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल के फॉर्म में, जैसे जहां से बॉक्साइट मिलता है। कि क्या हो रहा है, देखो मैं आपको ये डिटेल में थ्योरी में बता चुका हूं, अभी मैं आपको सिर्फ एक रिकैप दे रहा हूं कि इस तरह से मिनरल्स मिलते हैं। तो रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल क्या है कि हवा पानी मिट्टी के कारण ऊपर का सॉल्युबल पार्ट तो बह जाता है, जो बच जाता है रेसिड्यू जो रह जाता है वो वाला मिनरल, जैसे कि बॉक्साइट हो गया। फिर प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में मिलेगा, जो कि नदी वगैरह के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गोल्ड हो गया। फिर होता है ओशन वाटर के अंदर मिला हुआ रहता है मिनरल, तो ओशन वाटर के अंदर मिलेगा मिनरल। तो ये मोड ऑफ अकरेंस है मिनरल्स के, ठीक है। इन अलग अलग तरह से मिनरल्स मिलते हैं और अलग अलग तरह की माइनिंग होती है और उन माइनिंग से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब मिनरल जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कंट्री में, कहीं पे कोई सा मिनरल है, कहीं पे कोई सा मिनरल नहीं है, ठीक है। अब क्या है ना, यहां आपको एक चीज समझना होगा कि मिनरल्स का कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिनरल्स जितने समय में बनते हैं उससे कई ज्यादा समय ले लेते हैं, मतलब जितने हम जिस स्पीड से कंज्यूम कर रहे हैं ना उससे कई ज्यादा समय ले लेते हैं मिनरल्स बनने में। तो मिनरल्स का इसलिए कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये वाला टॉपिक अपन आगे पढ़ेंगे। अब जैसे वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स की अगर बात करें हम, तो मिनरल्स क्या क्या है, जैसे कुछ फेरस मिनरल्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर आप देखोगे तो
जो मेटल से बना हुआ है, ठीक है, मतलब मेटल और मेटल के अंदर भी लोहा, तो मेटेलिक मिनरल एक कैटेगरी हुई बड़ी। मेटेलिक मिनरल में फेरस और नॉन फेरस दो तरह के मिनरल आते हैं, ठीक है। तो वेरियस मिनरल्स में आप देखोगे मेटेलिक मिनरल्स जो है, तो मेटेलिक मिनरल में फेरस मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन और मैंगनीज हो गया, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जैसे आयरन और मैंगनीज जो है वो प्रोड्यूस होता है, और ये फेरस है, मतलब इनके अंदर लोहा है, आयरन कंटेंट है। फिर नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं जैसे कॉपर और बॉक्साइट, तो ये क्या है तो मेटल, टन से आवाज आएगी, लेकिन लोहा नहीं है, कॉपर है और बॉक्साइट है। तीसरा क्या है नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्या जाएगा, जैसे माइका आ गया, ये नॉन मेटालिक मिनरल की कैटेगरी में आता है माइका, ठीक है। माइका एक नॉन मेटालिक मिनरल की कैटेगरी में आता है, जो कि क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में वगैरह में यूज किया जाता है, तो मेटल नहीं है लेकिन मिनरल है। फिर वैसे एक रॉक मिनरल की कैटेगरी आ जाती है, जैसे लाइमस्टोन, ठीक है, जिसको सीमेंट वगैरह में मिक्स करके यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये सारे मिनरल्स हैं। अब वही मिनरल्स का कंजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया हम इनको बहुत स्पीड से यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से बनते नहीं है। और मिनरल इंडस्ट्री के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है कि एनवायरमेंट पोल्यूट करते हैं, माइनर्स की हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट रहता है, लेकिन एक डेडली इंडस्ट्री है मिनरल इंडस्ट्री। अब वैसे ही एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज भी एक तरह के मिनरल हैं, लेकिन उन मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्या है, तो जैसे आप देखेंगे तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है, जो पुराने समय में एनर्जी ली जाती थी, जहां से बनाई जाती थी, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ क्या है, ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा का सारा कन्वेंशनल सोर्स है कि पुराने समय में कैसे एनर्जी मिलती थी। ये क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल, अपने आप को रिन्यू नहीं करेंगे, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे तो फिर वापस लौट के नहीं आएंगे, तो वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया। अब कोल जैसे देखें तो कोल के अंदर भी क्या है, ये पूरा डिटेल है कि कोल के अलग अलग टाइप है, पीट है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, क्लियर हुआ। एज के हिसाब से गोंडवाना कोल है, टर्शरी कोल है। पेट्रोलियम जो है, तो पेट्रोलियम क्या है आपको क्रेस्ट के फॉर्म में और उसके फॉर्म में अर्थ के अंदर मिलेगा, जिसको ड्रिलिंग करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक नोडल इंडस्ट्री है। तो हर एक मिनरल जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसके कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं, क्लियर हुआ। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस विद पेट्रोलियम और विदाउट पेट्रोलियम मिल सकता है। नेचुरल गैस पाइपलाइन है, एचवीजे कंट्री में वो हो गया। इलेक्ट्रिसिटी के जैसे आप देखेंगे तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। थर्मल मतलब क्या है, ये पेट्रोलियम, कोल और इनको जला के जो बनाई जाती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब डैम से जो निकलता है पानी उससे, ठीक। आगे बढ़े अगर तो क्या है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की अगर बात की जाए तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, मतलब वो एनर्जी जो पुराने समय से हटके हैं, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, अभी जो रिन्यू हो सकती है, जो सेफ है, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का पार्ट कहलाएगी, ठीक है। और इसमें देखो न्यूक्लियर है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को अल्टर करके एनर्जी बनाई जाती है। सोलर एनर्जी तो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का यूज करके सूर्य की किरण से बनाई जाती है। विंड एनर्जी तो विंड मिल्स को रोटेट करके एनर्जी बनाई जाती है। बायोगैस मतलब क्या है, फार्म वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट हो गया, एनिमल एक्सक्रीटा वगैरह जो हो गया, उससे जो गैस निकलती है वो हो गया। टाइडल एनर्जी मतलब समुद्र में जो बढ़ता घटता पानी का स्तर है उससे जो एनर्जी बनती है। जियोथर्मल मतलब अर्थ के अंदर से जो गर्मी निकल रही है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो जियोथर्मल एनर्जी हो गई। अब जैसे एनर्जी रिसोर्सेज भी क्या है ना, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, तो एनर्जी रिसोर्सेज का भी कंजर्वेशन जरूरी है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें पार्ट में कहलाएगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज द नेक्स्ट चैप्टर। देखो अब क्या हो रहा है ना, एक एक चैप्टर जो चलता जा रहा है तो उससे आपको एक ब्रॉड फ्रेम क्लियर हो रही होगी कि है क्या। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या है कि जो इंडस्ट्रीज की बात की गई, तो इसमें भी क्या है, एक ऐसे ही फैक्चुअल पार्ट है पूरा, और एक जो पार्ट है वो आपका थ्योरी वाला पार्ट है। तो मेन थ्योरी पार्ट में ये बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारी डिपेंडेंस को खत्म करती है, उसी के साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है तो ये कह सकते हैं वैल्यू एडिशन का काम करता है कि रॉ मटेरियल को अपन फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको अपन बाहर पहुंचाते हैं, तो मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, कंट्री में प्रॉस्पेरिटी ऐड करती है, तो इसी कारण से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये तो मेन थ्योरी पार्ट हो गया अपना, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके बाद में क्या है, आप इंडस्ट्रीज को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। अब इसमें एक पार्ट और है, देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस ऐसी भी कि ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों हाथ में हाथ डाल के जाते हैं। कैसे हाथ में हाथ डाल के जाते हैं, तो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर को मशीनरी वगैरह देती है और एग्रीकल्चर सेक्टर ही इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देता है, तो बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बोथ गोज हैंड इन हैंड, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करोगे तो अलग अलग बेसिस है, साइज के हिसाब से आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री कर सकते हो, रॉ मटेरियल के हिसाब से आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कर सकते हो, जिसको पूरे चैप्टर में समझाया गया है, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड को ही,
ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे तो अलग अलग बेसिस है, आप ओनरशिप के हिसाब से कर सकते हो, पब्लिक इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स जो है तो हैवी इंडस्ट्री हो जाती है, लाइट वेट इंडस्ट्री हो जाती है। ठीक है, समझे ना। तो दो इंडस्ट्रीज को डिटेल में समझाया गया है चैप्टर में, वो कौन कौन सी है, एक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ध्यान रख रहे हो, ये थ्योरी पार्ट के बाद में अगर जो डिटेल में समझाई गई इंडस्ट्रीज है तो वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब देखो हर इंडस्ट्री में आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है कि वो कहां लोकेटेड है, उनके अंदर कोई विशेष बात है क्या। तो जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में है, क्योंकि वहां ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल है तो कॉटन का प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, लेबर मिल जाती है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है तो कंप्लीट इन वैल्यू चेन है। तो ऐसे की पॉइंट्स दिए गए हैं हर इंडस्ट्री में। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पे, तो हुगली रीजन वाले एरिया में है, वेस्ट बंगाल में, क्यों, क्योंकि वहां पे सॉइल फर्टाइल है, अबेंडेंस में वाटर अवेलेबल है जो कि जूट प्रोसेसिंग के लिए लगता है, चीप वाटर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। वैसे ही शुगर इंडस्ट्री, ये सारे कॉटन इंडस्ट्री है, तो शुगर केन जो है तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, अब शुगर इंडस्ट्री साउथवर्ड शिफ्ट हो रही है, क्योंकि साउथ में जो है क्या दे मिलता है आपको, लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिल जाता है, क्योंकि वहां क्लाइमेट थोड़ा सा कूलर रहता है व्हेन कंपेयर टू द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, एंड दिस इंडस्ट्री इज बेस्ट सूटेड टू कोऑपरेटिव्स, ध्यान आ रहा है। तो ये शुगर इंडस्ट्री होगी। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो मिनरल्स पे डिपेंडेंट होती है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो कि छोटा नागपुर वैली वाले रीजन में मेजरली कंसंट्रेटेड है, क्यों, क्योंकि वहां रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कोल अवेलेबल है जो कि स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए लगता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री दूसरी हो गई जो कि बॉक्साइट रॉ मटेरियल से यूज होके एल्यूमिना और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है, और इस इंडस्ट्री का इस्तेमाल होता है क्या कि एयरक्राफ्ट्स वगैरह के प्रोडक्शन में लाइट वेट रहता है एल्यूमिनियम, यूटेंसिल्स बनते हैं और बहुत सारी चीजें। तो एल्यूमिनियम अपने आप में एक बहुत यूनिक मेटल है जो कि हार्डनेस ऑफ स्टील भी देता है और लाइट भी रहता है व्हेन कंपेयर टू द आयरन। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री, तो ये खुद की ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है, क्योंकि दो केमिकल यूज करके तीसरा केमिकल बनाया जाता है। फिर क्या है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से इस इंडस्ट्री ने भी ग्रोथ करी है, जैसे आप देख सकते हो नाइट्रोजनस फॉस्फेट हो गया, और ये सारे ये केमिकल मतलब ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। फिर सीमेंट इंडस्ट्री है, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिकली वेस्ट गुजरात वगैरह में लोकेटेड है, ताकि वो वेस्ट एशिया को सीमेंट सप्लाई कर सके हम, क्योंकि वहां डेवलपमेंट तेजी से चल रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो 1990s के लिबरलाइजेशन के बाद में हमारी कंट्री में बहुत सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर बूस्ट हुआ है, ग्रो हुआ है, तो वो इसमें आ जाएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मतलब आईटी सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है उनकी बात करें अगर, तो ये भी एक नई इमर्जिंग इंडस्ट्री है जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि विमेन वर्कफोर्स एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। क्लियर हुआ? तो ये सारी इंडस्ट्रीज वाला पार्ट हो गया, ये फैक्चुअल पार्ट है। मेन थ्योरी पार्ट अब क्वेश्चन और कहां आएगा कि ये इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करती है, तो कौन कौन सा पोल्यूशन, जैसे आप देखेंगे तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है कि इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट डंप कर देती है, ठीक है, पेपर पल्प ये सारी इंडस्ट्रीज हो गई है। एयर पोल्यूशन हो गया, तो ये जब स्मोक रिलीज करती है तो पर्टिकुलेट मटेरियल जो है वो बढ़ जाता है एनवायरमेंट में, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये इंडस्ट्रीज जो है वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, थर्मल पोल्यूशन करती है जब हॉट वाटर को बिना ट्रीट किए डंप कर देते हैं जिससे एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होता है। नॉइज पोल्यूशन होता है जब इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती है तो क्या करती है, बहुत ज्यादा मशीनरीज वगैरह के चलने से ह्यूमन कह सकते हैं ह्यूमन जो रहते हैं उन्हें इरिटेशन क्रिएट होता है, उससे लॉन्ग टर्म बेसिस पे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट होते हैं। तो ये सारे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, समस्या है। लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है तो उसको कंजर्व भी तो करना है हमें। कंजर्व कैसे हो सकता है, तो कंजर्वेशन के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, जैसे वाटर को ट्रीट करने से पहले क्या किया जाए, मतलब वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले ट्रीट किया जाए, रीयूज रिसाइकल इन पे फोकस किया जाए। एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए बताया गया कि स्मोक स्टैक्स जो दे शुड बी फिटेड विद क्या सकते हैं फैब्रिक फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और ये सारी चीजें बताई गई है। नॉइस पोल्यूशन का भी सोल्यूशन दिया गया क्या कि ईयर प्लग्स दिए जाए, नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल वगैरह यूज किया जाए। तो हर एक पॉइंट को कवर किया है एनसीईआरटी ने, बस आपको वो फ्लो समझ में आना चाहिए, फ्लो समझ में आना चाहिए। आ जाओ आप सिविक्स पे, तो सिविक्स की अगर हम बात करें तो सिविक्स में क्या कहानी है, सबसे पहले पावर शेयरिंग चैप्टर, मतलब पावर शेयरिंग में इतना सिंपल है कि दो कहानियां हैं बेल्जियम की और श्रीलंका की। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है कि यहां आपको देखने को मिल रहा है कि दो लैंग्वेज बोलने वाले मेजर ग्रुप है, 1% तो जर्मन है, उनको तो गिनती भी नहीं ले रहे, बाकी फ्रेंच और डच के बीच में लड़ाई है। डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो मेजोरिटी में है कंट्री में 59%, और 40% आपको क्या देखने को मिलता है कि फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। लेकिन ये उल्टा हो जाता है, कहां ये उल्टा हो जाता है, कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में उनके, क्यों, क्योंकि कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में क्या है कि फ्रेंच 80% है और डच 20% है, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक टेंशन है, यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे टेंशन है। वैसे ही श्रीलंका का अगर केस देखोगे आप, ठीक है, मतलब ये लिंग्विस्टिक टेंशन थी, हाँ ये भी समझ ही लो, लेकिन यहाँ पे लड़ाई होती नहीं है, क्यों, क्योंकि बेल्जियम की गवर्नमेंट क्या करती है, पावर शेयर करती है और एक ऐसा सिस्टम लाती है जिसमें वो क्या करती है,
अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है, जहां पे वो ये इंश्योर करते हैं कि भले ही कोई ज्यादा हो कोई कम हो, एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा हो दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले लोग कम हो, लेकिन हम सबको इक्वल पावर देंगे। ठीक है, तो पावर शेयरिंग बहुत बेहतरीन तरह से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उन्होंने फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर किए, कंट्री पे भी उन्होंने जो कैपिटल सिटी थी ब्रसेल्स, वहां पे भी फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की पॉपुलेशन बराबर रखी। स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज से, रिलीजन से और एजुकेशन से जुड़े मुद्दे हैं उन पे निर्णय कौन लेगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब पीपल बिलोंगिंग टू वन कम्युनिटी विल फॉर्म वन कम्युनिटी गवर्नमेंट, और उनके सारे लैंग्वेज, रिलीजन और कह सकते हैं एजुकेशन से जुड़े मुद्दों पे वो कम्युनिटी गवर्नमेंट ही निर्णय लेगी। समझ गए? तो ये हो गया बेल्जियम का केस। अब लेकिन श्रीलंका का केस अगर हम देखें तो श्रीलंका में भी एथनिक डाइवर्सिटी थी। कैसे एथनिक डाइवर्सिटी थी? तो यहां पे आप देखेंगे तो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। अब जो सिन्हालास थे तो अधिकतर वो बुद्धिस्ट थे, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हिंदूज और मुस्लिम्स थे। अब क्या होता था कि इनके बीच में कंफ्लिक्ट होता था लैंग्वेज को लेके, लेकिन कंफ्लिक्ट होता था तो यहाँ पावर शेयरिंग नहीं की गई। यहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो मेजोरिटी सिन्हालास की गवर्नमेंट थी, और सिन्हालास ने बोला है तमिल्स को क्यों राइट्स देना है, तमिल्स को उन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की। ठीक है, तो सिन्हाला गवर्नमेंट ने 1956 के बाद में आप जैसे देखेंगे तो सिन्हाला डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी, यूनिवर्सिटीज में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जॉब्स में सिन्हालास को प्रेफरेंस दिया गया। तो इससे तमिल्स को एलिनिएटेड फील हुआ। ठीक है, सिन्हालास ने जो पॉलिसी अडॉप्ट करी उस पॉलिसी का नाम क्या था? मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब एक ऐसी पॉलिसी जहां पे मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करे, यानी कि सिन्हालास रूल करे, डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यानी कि तमिल। और इसी कारण से क्या है कि तमिल्स और सिन्हालास के बीच में टेंशन बढ़ता चला गया, और इस टेंशन का आउटकम ये होता है कि श्रीलंका में आपको सिविल वॉर देखने को मिलती है, लड़ाई दंगे हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो लड़ाई दंगे होते हैं, सिविल वॉर होता है श्रीलंका में, तो इस समय ये समझ में आया दोनों स्टोरीज से कि पावर शेयरिंग जरूरी है और पावर शेयरिंग ना करने से दिक्कत हो सकती है। तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल अगला टॉपिक है चैप्टर का, सिंपल, जिसमें आपको ये बताना कि दो रीजन है। एक तो प्रूडेंशियल रीजन है, समझदारी भरा वाला डिसीजन क्या है कि पावर शेयर कर दो, लोग लड़ेंगे ही नहीं, है ना, चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएंगे, ये पोटेंशियल रीजन है। और दूसरा मॉरल रीजन क्या है कि अगर आप पावर शेयर नहीं करोगे तो आप अपने आप को डेमोक्रेसी क्यों बोल रहे हो? तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप डेमोक्रेसी हो तो आपको पावर तो शेयर करना ही चाहिए। और इसी आधार पर आप देखेंगे तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अलग अलग प्रकार के पावर शेयरिंग के तरीके हैं, और वो अलग अलग प्रकार के तरीके क्या है पावर शेयरिंग के? तो पहला तरीका जो है पावर शेयरिंग का वो है क्या कि पावर शुड बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको आप क्या कह सकते हो? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में पावर शेयर कर रहे हो, जिससे चेक्स एंड बैलेंस बना रहे। दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है? जहां पे आप देखते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि आप फेडरल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आपने सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर को बहुत सिस्टमेटिकली क्या करके रखा है? शेयर करके रखा है। तो ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गया। तीसरा आपको क्या देखने को मिलता है? व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम में। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में रिजर्वेशन है कि आप अलग अलग समाज के अलग अलग ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर कर दो, ताकि क्या है? ताकि कोई भी एलिनिएटेड, कोई भी छूटा हुआ महसूस ना करे। और चौथा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। जैसे जब एक पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो मल्टीपल पार्टीज एक साथ आके सरकार बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट क्या कहेंगे आप? पॉलिटिकल पार्टीज, जो कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है, गठबंधन की सरकार। ये चैप्टर बड़ा सिंपल है, देखो इस चैप्टर से इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आता है। पावर शेयरिंग मतलब बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन बताओ और वहां पे अकोमोडेशन कैसे हुआ, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन बताओ और वहां पे क्या मेजोरिटेरिज्म की पॉलिसी फॉलो करी थी जिसके चलते वहां कंफ्लिक्ट हो गया, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। बस दैट्स इट। ठीक है, यही हो गया इतना। अब आ जाओ फेडरलिज्म। तो जो मैंने आपको बताया ना कि सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है व्हेन पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उसी को फेडरलिज्म कहा जाता है। फेडरलिज्म क्या है? तो उसका कंसेप्ट समझो कि व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर जब शेयर हो रही है तो उसको फेडरलिज्म कहा जाता है। कंसेप्ट का ही मतलब फेडरलिज्म के कंसेप्ट के अपोजिट होता है यूनिटरी सिस्टम, जहां पे जब आप पावर शेयर नहीं करते हो, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास में जब पावर कंसंट्रेटेड रहती है तो उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, अब फीचर्स क्या है पावर शेयरिंग के? तो पावर शेयरिंग के फीचर्स जैसे अगर हम देखें तो देखो मैंने बताया कार है, तो कार तो समझ में आ गई, कार किस चीज को बोलोगे, तो कार के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, तो आप बताएंगे टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। ये सातों फीचर्स सीधा क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन एरिया ऑफ जुरिडिक्शन, कि उसको पता है कि उसकी पावर कितनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि उसकी क्या क्या पावर है, लोकल गवर्नमेंट को पता है कि उसकी क्या पावर है, और ये पावर
छीन ली किसी ने तो इसीलिए जो पावर्स है इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। अब कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया किसी ने तो इसीलिए चौथा फीचर निकल के आता है कि किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर को यूनिलैटरली नहीं बदला जा सकता है। अगर कुछ चेंज करना है तो सेंटर और स्टेट दोनों को कंसेंट लेना होगा, तब बदलेंगे। ठीक है, बोथ द हाउसेज ऑफ गवर्नमेंट जो है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो वहां पे वो पास होना चाहिए, तब आप कोई भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट चेंज कर सकते हो। मान लो सब कुछ सही है लेकिन उसके बाद में कंफ्लिक्ट हो गया अगर लोगों में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना चाहिए जो कि एम्पायर की तरह काम करेगी टू रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट। फिर उसके बाद में छठवां फीचर क्या आता है कि अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट को काम करने के लिए पैसा भी तो चाहिए रहेगा, तो इसीलिए क्या है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली वो होना चाहिए जस्टिफाइड। और उसके बाद में अगर आप जैसे देखोगे तो लास्ट फीचर है कि पावर शेयरिंग के डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, कि हमारी पावर शेयरिंग करने से क्या होता है, कंट्री एक तो यूनिफाई भी होता है, ठीक है, यूनिटी आपको देखने को मिलती है कंट्री के अंदर, एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, पावर शेयर करके आप रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर लेते हो, सबको एक साथ ले आते हो। ठीक है, तो ये फीचर्स हो गए। और टाइप्स जो देखें तो पावर शेयरिंग के दो टाइप्स हैं, मतलब कौन कौन से, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर क्या है कि जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आ रहे हैं और एक बड़ा यूनियन बना रहे हैं मजबूत, तो उसको क्या कहेंगे आप, कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहेंगे। जैसे कि यूएसए। और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है कि एक यूनियन था, उस यूनियन ने क्या करा, थोड़ी थोड़ी पावर देके अपने आप को भी होल्ड करके रखा और स्टेट्स को भी अपने साथ। जैसे इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है और यूएसए एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट हो गया, फीचर हो गया, टाइप्स हो गए, तो ये तीन चीज ध्यान रखना है। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? यस। तो जैसे मैंने बताया कि कार के ये फीचर है, क्या हमारे पास जो है वो कार है? हाँ है। कैसे पता चलेगा? तो आप वो फीचर को यहां अप्लाई करके देखोगे। कैसे अप्लाई करोगे? तो इज इंडिया फेडरल कंट्री? यस। तो इंडिया में 2 और मोर देन 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहां मल्टीपल टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, स्टेट लेवल है, सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है। फिर 1990s में हमने क्या करा, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। फिर क्या हमारे यहाँ पावर्स स्पेसिफाइड है? यस। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में हमने पावर स्पेसिफाई करके रखी है कि कौन से लेवल के पास में कौन सी पावर होगी। ठीक है, स्टेट लेवल के पास क्या पावर है, तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मुद्दे हैं, उन पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब। स्टेट लिस्ट के जो मुद्दे हैं उन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। एक कंकरेंट लिस्ट होती है जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा चलेगी। फिर एक रेसिडरी लिस्ट भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद मुद्दे निकल के आए, उस पे लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। इसीलिए हमारा फेडरलिज्म थोड़ा सा टिल्टेड है सेंटर के टुवर्ड्स, इसीलिए हमारे फेडरलिज्म को क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया मुझे लग रहा है मैंने। ठीक है, साथ ही साथ आप देखते हैं तो इंडिया में भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है जो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है। हमारे यहाँ जैसे अगर आप देखेंगे तो एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस भी है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड है। अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो एक लेवल से कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में पास होना जरूरी है, दोनों ही हाउसेज में, और साथ ही साथ स्टेट्स का भी कंसेंट लगता है कुछ कुछ केसेस में। तो ये सारे पॉइंट्स ये प्रूव करते हैं कि यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अब देखो, कार क्या होती है, क्या आपके पास जो है वो कार है, और कार चलाना, ये तीनों चीजें अपनी अपनी अलग अलग है। ठीक है, इज इंडिया फेडरल कंट्री? तो यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अब अगला पॉइंट वही है कि कार चलाना भी अपने आप में एक अलग चीज है। ठीक है, तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? तो इंडिया फेडरल कंट्री तो है, लेकिन उसकी एक्चुअल प्रैक्टिस कैसी होती है, तो वो हमने 3 लेवल पे देखा कि हमने फेडरलिज्म को जब प्रैक्टिस किया तो हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए। क्यों? क्योंकि हमें हमारी कंट्री को होल्ड करके रखना था, तो हमने भाषा के आधार पर राज्य बनाए। लोगों को लगा था इससे कंट्री टूट जाएगा, लेकिन इससे क्या हुआ, चीजें आसान हुई, अपने अपने क्षेत्र में लोग क्या कर पा रहे हैं, इजीली काम कर पा रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट करी, तो हमने किसी भी एक भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया, हमने सारी लैंग्वेजेस को इक्वली ट्रीट किया। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक पॉलिसी जो थी हमारी वो बहुत लिबरल रही है। ठीक, सेंटर स्टेट रिलेशन, तो 1990s से पहले क्या सेंटर और स्टेट के रिलेशन अच्छे नहीं थे, इस कारण से फेडरलिज्म उतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं होता था। लेकिन 1990s के बाद में सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन बेहतर हुए। क्यों? क्योंकि तब कोलिजन गवर्नमेंट बनने लगी, तो स्टेट लेवल की जो सरकारें थी वो नेशनल लेवल पे सरकार बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती थी। तो सेंटर स्टेट रिलेशन सुधरा, मतलब फेडरलिज्म सुधरा। समझे? लास्ट में है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि जब सेंटर और स्टेट से पावर लेके आप लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हो, वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन 1990s के बाद हुआ, जब हमने क्या किया, जब हमने ये नीड महसूस करी कि बेटर डिसीजन लोकल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे लोकल लेवल के लिए। ठीक है, यहाँ हैंडपंप लगना है, या फिर यहाँ स्कूल बनना है, या फिर यहाँ
रोड बनना है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं तय कर सकते किसी एक गांव के लिए, वो गांव के ही रिप्रेजेंटेटिव्स बेटर कर पाएंगे। और इसी नीड के चलते हमने क्या किया, चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाए। और ये पॉइंट बनता है कि 1991 में 1992 में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए जिसके चलते डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रांग हुआ। तो आप बताएंगे कि अब इलेक्शंस 5 साल में मैंडेटरी कर दिए गए, 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी विमेन के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व की गई। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जिसका काम होगा उस स्टेट के लोकल इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। ठीक है, और इसी आधार पर रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट बने। और रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट का काम क्या है कि जो गांव के लेवल पे आप देखोगे तो रूरल लोकल गवर्नमेंट बनी, जैसे ग्राम पंचायतें, फिर वो पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल कहलाई, और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उठ के गया सीधा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद कहलाया। शहर में अर्बन लोकल बॉडीज बनी जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, ये हो गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को क्या कहा जाता है, कमेंट्स में बताएंगे आप। ठीक, अब पावर तो डाइल्यूट कर दी, लेकिन आज भी चैलेंजेस है क्या कि इतने सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अधिकतर विमेन जो है तो उनके नाम पे उनके जो हस्बैंड होते हैं वो आ जाते हैं। कई कई इलेक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन इफेक्टिव पावर अभी तक नहीं गई है, कई स्टेट्स में लोकल गवर्नमेंट को इफेक्टिव पावर नहीं मिली है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है, फेडरलिज्म हो गया। अगला आ जाओ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब जेंडर, रिलीजन, कास्ट भी चैप्टर 3 टायर पे चलने वाला ऑटो है। जेंडर में बताया गया क्या कि जैसे सबसे पहले पब्लिक प्राइवेट डिवीजन है। क्या है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, कि महिलाएं जो है तो उनको कहां तक रख दिया है, पब्लिक डोमेन में जाने नहीं दिया, घर तक ही सीमित रखा है। और इसी बेसिस पर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है कि पब्लिक डोमेन के सारे काम पुरुष करेंगे और प्राइवेट डोमेन के मतलब घर के बच्चों को संभालना, खाना बनाने की जिम्मेदारियां महिलाओं को दे दी है। तो ये पब्लिक प्राइवेट डिवीजन हुआ है। इस पब्लिक प्राइवेट डिवीजन के चलते क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रह गई है महिलाएं। और इसी कारण से उनका पब्लिक डोमेन में क्या हुआ कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के चलते पब्लिक डोमेन में वो बहुत आगे नहीं आ पाई। तो उनको रियलाइज हुआ, इला हमारे साथ तो प्रैंक हो गया। तो फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट चले जहां पे महिलाओं ने आवाज उठाई अपनी इक्वालिटी के लिए। और उन फेमिनिस्ट मूवमेंट के चलते कुछ यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में जहां से देखते हैं आपको कि महिलाओं का सशक्तिकरण भी हुआ है। लेकिन हमारे देश की अगर बात करें तो आवर सोसाइटी इज स्टिल अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। और इसी के चलते महिलाएं आज भी हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। किन किन पार्ट्स पे, तो जैसे आप देखेंगे एजुकेशन के पार्ट पे आप देखेंगे तो जो लिटरेसी रेट है वो मेल्स का ज्यादा है फीमेल्स के कंपैरिजन में। पे स्केल पे देखोगे आप तो हाई पेइंग जॉब्स में विमेन कम है। सेम काम के लिए जैसे अगर आप देखोगे तो अनइक्वल वेजेस मिलती हैं, पुरुष को ज्यादा पैसा मिल रहा है, महिलाओं को कम पैसा मिल रहा है। साथ ही साथ आप जैसे देखेंगे, मतलब ये सारे मैं बता रहा हूं कि कहां कहां विमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। आप जैसे देखेंगे तो घर के अंदर भी विमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, अनइक्वल ट्रीटमेंट हो गया, जो सेक्स रेशियो है वहां पे आपको विमेन में डिस्क्रिमिनेशन फेस देखने को मिलेगा कि पेरेंट्स प्रेफर टू हैव मेल चाइल्ड। ठीक है, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। और ये समस्या है, समाधान क्या है कि विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। जब तक महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कोई महिला पावर में नहीं आएगी, कैसे स्थिति सुधरेगी, है ना, वो उनके दुख को बेहतर समझ पाएगी। और इसीलिए क्या है, जैसे लोकल लेवल पे 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन था, वैसे डिमांड किया गया स्टेट और नेशनल असेंबली पे भी होना चाहिए, क्योंकि विमेन का पार्लियामेंट में कंपोजिशन बहुत कम है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल तो पास हो गया, विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हो गया है, वो इंप्लीमेंट बाद में होगा। ठीक है, तो विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक सोल्यूशन और जिसपे स्टेप लिया जा चुका है। जेंडर हो गया, उसके बाद में जाओ रिलीजन। अब रिलीजन में क्या है कि रिलीजन, देखो जेंडर को पॉलिटिक्स में हाईलाइट करना पॉजिटिव रहा, रिलीजन को पॉलिटिक्स में हाईलाइट करना पॉजिटिव है या नहीं है। तो रिलीजन और पॉलिटिक्स की अगर कहानी देखें ना, तो महात्मा गांधी का कहना था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। और यहां उनका कहना था कि आप एथिक्स को सेपरेट मत करना। ठीक है, बहुत जरूरी है। लेकिन वहीं आप देखते हो कि बहुत सारे रिलीजन होते हैं जो विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन। चाहे आप जैसे ट्रिपल तलाक की बात कर लो, चाहे आप जैसे देख लो हिंदू फैमिलीज में क्या होता है, विमेन को प्रॉपर्टी में राइट ना मिलना हो गया, ये सारा सब कुछ हो गया। ठीक है, तो रिलीजन और पॉलिटिक्स को साथ रखना है या नहीं रखना है, तो इसका सिंपल सा ये समाधान था कि रिलीजन का इंटरेक्शन विद पॉलिटिक्स इज गुड एज लॉन्ग एज ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। और जब आप किसी एक धर्म को फायदा देना लगोगे राजनीति का, तो वो गलत हो जाता है, और वही होता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या है कि कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी, एक बिलीफ है जहां पे स्टेट पावर का यूज किया जाता है टू सपोर्ट वन रिलीजन टू डोमिनेट ओवर द अदर। ठीक है, और जिसके चलते एक धर्म ये सोचने लगता है कि ये देश मेरा है, दूसरे धर्म के लोग या तो हमारे सबऑर्डिनेट बन के रहे या फिर देश छोड़ के चले जाए। और यही कम्युनलिज्म क्या करता है, बहुत अगली फेस ले लेता है जब लोग स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं, जब लोग क्या करते हैं रिलीजियस सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जब रिलीजियस लीडर्स क्या करते हैं अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस यूज करने का काम करते हैं, और अगलीस्ट फेज में धर्म के नाम पे दंगे वगैरह होते हैं। ठीक है, अब समस्या है कम्युनलिज्म, तो समाधान क्या है, समाधान है सेक्युलर स्टेट। ध्यान रखना, सीधा सीधा जा रहे हैं अपन,
समस्या समाधान। तो कम्युनलिज्म जब प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है सेक्युलर स्टेट, यानी कि एक ऐसा स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट बनाया जाए जहां पे सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाए। तो पाकिस्तान एक कम्युनल कंट्री है, ब्रिटेन एक कम्युनल कंट्री है, लेकिन इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है जहां ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। हाउ इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री? तो हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, कोई भी स्टेट कंट्री का कोई एक रिलीजन नहीं है, ठीक है, सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। या फिर आप जिस धर्म को मानना चाह रहे हो मानो, नहीं मानना चाह रहे हो किसी को मत मानो, ठीक है। आपको क्या देखने को मिलता है कि, और सेक्युलर इसलिए भी क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो हर धर्म में गवर्नमेंट इंटरफेयर भी कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी प्रकार का, जैसे कह सकते हैं, धर्म को कोई वो नहीं दिया, बेनिफिट नहीं दिया, ठीक है। तो ये बताता है इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। क्लियर हुआ? अब रिलीजन हो गया, अब आ जाओ कास्ट। तो कास्ट क्या है? देखो यहां समझ में आया कि आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज करोगे तो बड़ा नेगेटिव आउटकम निकल के आता है कम्युनलिज्म का। कास्ट का पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करें ना, तो हमारी कंट्री में कास्ट बहुत यूनिक है। क्यों? क्योंकि रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे तो पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड है, बट कास्ट इज वेरी यूनिक टू इंडिया। और कास्ट का पॉलिटिक्स में बहुत रंगीन तरह से इस्तेमाल होता है हमारे देश में, ठीक है। तो और ये क्या है ना, ये हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन के हिसाब से बेस्ड है कि लोगों को पहले क्या, जो काम करते थे उसके हिसाब से उनकी जाति तय हो जाती थी, और ये जाति है कि जाति नहीं, ठीक है। तो कास्ट इनइक्वालिटीज आज भी कंट्री में एग्जिस्ट करती है। आप कितना ही पढ़ा लिख लो, आपको क्या देखने को मिलता है कि लोग जब शादियों की बात करते हैं तो वो अपनी कास्ट पहले देखते हैं। तो ये कास्ट इनइक्वालिटीज जो है ये खत्म नहीं हुई है देश से। अब इसी के चलते कि कास्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक टॉपिक आता है कास्ट इन पॉलिटिक्स, जहां पे आपको देखने को मिलता है कि कास्ट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। बबलू इन कार, बबलू कार में बैठा, बबलू कार को घुमा देगा, ठीक है। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स, पहला वाला शब्द कैसे डोमिनेट करता है, तो आपको देखने को मिलता है कि कहीं भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कास्ट देखी जाती है वहां की, कि कौन सी कास्ट के लोग ज्यादा है, उस कास्ट के व्यक्ति को अपन टिकट देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज ये देखती है कि उस व्यक्ति को उतारा जाए। दूसरा, आपको देखने को मिलता है कि कास्ट सेंटिमेंट्स अपील किए जाते हैं। महाराष्ट्र में जाओगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, आप राजस्थान में जाओगे तो वीर महाराणा प्रताप की बात करेंगे वो, ठीक है। तो ये कास्ट इस तरह से पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन क्या कास्ट के हिसाब से पूरी पॉलिटिक्स होती? नहीं। एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलता है कि जो लोग एक कास्ट के हैं, तो दोनों कैंडिडेट्स अगर उन्हीं की कास्ट के खड़े होगा तो किस किस को वोट देंगे, ठीक है। आपको ये देखने को मिलता है क्या कि कास्ट प्रेफरेंसेस पे लोग फ्रोजन नहीं होते, वो अपनी वोटिंग प्रेफरेंस चेंज भी करते हैं। जो लोग आज जीते हैं वो कल हारते भी हैं, ठीक है। और पूरी कंट्री में कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जहां पे सिर्फ एक कास्ट की मेजोरिटी हो, ठीक है, मल्टीपल कास्ट रहती है। तो दो हम ये बोल सकते हैं कि पूरी तरह से पॉलिटिक्स कास्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कास्ट डू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। और अगला टॉपिक है पॉलिटिक्स इन कास्ट। जैसे मैं बताया ना, बबलू इन कार, अब कार ऑन बबलू हो गई है, तो अब वर्ड क्या डोमिनेट कर रहा है? पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स कैसे खेले जाती है कास्ट के साथ में? तो ऐसी खेली जाती है कि दो कास्ट जो है, सब कास्ट एक साथ आ जाती है अपने आप को बड़ा वोट बैंक बनाने के लिए, ठीक है। एक कास्ट और एक दूसरा ही कास्ट ग्रुप दोनों एक साथ जॉइंट वेंचर में आ जाते हैं टू अट्रैक्ट मोर वोट्स, ठीक है। इमरजेंस ऑफ न्यू कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट जो होती ही नहीं वो भी कास्ट बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिटिक्स खेली जाती है कास्ट के साथ में। अब पॉइंट ये है कि सही है गलत है, तो आपको ये देखना होगा, देखो कि पॉलिटिक्स कास्ट, मतलब कास्ट एंड पॉलिटिक्स जो गेम है ये सही भी है, क्योंकि इससे जो पिछड़ी जातियां रही थी उनको आगे आने का मौका मिलता है। लेकिन गलत इसलिए क्योंकि आदमी फिर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के मुद्दे छोड़कर हिंदू मतलब कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम तो रीजन वाला पार्ट हो जाएगा, इसमें जाट, ब्राह्मण, गुर्जर, राजपूत इनमें लग जाता है इंसान, ठीक है। चलो लास्ट है आउटकम्स ऑफ, नहीं अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज है, इसके बाद में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो अगर आप देखेंगे तो बेसिक्स क्या है चैप्टर के बेसिक्स ये कहते हैं कि मीनिंग क्या है। तो जब ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड इलेक्शन पावर इन दी गवर्नमेंट, एक साथ आए कुछ लोग ताकि वो क्या कर सके, सरकार बना सके, ठीक है। तो उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के 3 मेंबर हैं, कौन कौन, मतलब 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो है लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स। लीडर्स यानी बाहुबली टाइप के लोग, एक्टिव मेंबर्स यानी कटप्पा जैसे लोग, और फॉलोवर्स यानी वो उत्सव की तैयारी करने वाले लोग कि चलो, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग हो गया। फंक्शन क्या है? देखो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, इलेक्शंस कंटेस्ट करती है, सबसे पहले तो चुनाव लड़ती हैं, वो पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेती हैं, बनाती है, रूल्स बनाती है। जब सरकार बन जाती है तो सरकार बनाने के बाद में रूल्स वगैरह बनाती है। पॉलिटिकल पार्टीज ही वो ग्रुप है जो क्या करती है कि लॉज वगैरह फ्रेम करती है, ओपोजिशन का काम करती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हार गई तो हारने के बाद में वो ओपोजिशन का काम करती है, वो पब्लिक ओपिनियन शेप करती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के इतने सारे फॉलोवर्स होते हैं, तो वो जो स्टैंड लेगी वही स्टैंड सारी जनता भी लेगी। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, गवर्नमेंट और जनता के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। और ये फंक्शन पे सीधे क्वेश्चन आते हैं
ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने आपको शॉर्ट में फंक्शंस बता दिए कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। अब नेसेसिटी क्या है, देखो अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी ना तो हर व्यक्ति सिर्फ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही सीमित रह जाएगा, वो बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज उस धागे की तरह काम करती है जो एक एक फूल को आपस में पिरो देती है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में वी नीड कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को एक कॉमन स्टेज मिले, और वो कॉमन स्टेज देने का काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये वाला थ्योरी वाला पार्ट ध्यान रखना, मीनिंग, फंक्शन और नेसेसिटी। फंक्शन पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो अब बेसिक्स के बाद में कितनी पार्टीज होना चाहिए, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, तो कितनी पार्टीज होना चाहिए, तो देखो वन पार्टी सिस्टम होता है, टू पार्टी सिस्टम होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो वन पार्टी सिस्टम मतलब सिंगल पार्टी, सिंगल पार्टी जैसे चाइना में है कि एक ही पार्टी इसको वोट दे दो या इसी को वोट दे दो, लेकिन ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। टू पार्टी सिस्टम होता है जैसे यूएसए में है, जैसे अमेरिका में है, जहां पे दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है टू पॉलिटिकल पार्टी का, कि इसमें आप जैसे मतलब डेमोक्रेटिक कहोगे आप, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है। और हमारे जैसी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री में क्या है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, जहां पे इतनी डाइवर्सिटी है, तो इतने सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस को अकोमोडेट करने के लिए मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम होता है, जहां पे मल्टीपल पार्टीज के एक साथ पावर में आने के चांसेस होते हैं। वो कोलिजन बना के भी आ सकती है, अलायंस बना के भी पावर में आ सकती है, ठीक है। तो ये हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव और विच पार्टी सिस्टम इज गुड, तो दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। क्यों? क्योंकि पार्टी सिस्टम कोई कंट्री चूज नहीं करता है, ठीक है, वो उस कंट्री की सिचुएशन के हिसाब से इवॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव वाला पार्ट हो गया। अगला अगर देखें नेशनल पार्टीज, तो पार्टीज कुछ ऐसी होती है जो नेशनल लेवल पे आपको देखने को मिलती है, उन्हें नेशनल पार्टीज कहा जाता है, ठीक है। और कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो आपको कहां देखने को मिलती है, स्टेट लेवल पे देखने को मिलती है, जिन्हें स्टेट पार्टीज कहा जाता है, ठीक है। अब नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के क्राइटेरियाज है, तो किसी भी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी डिक्लेयर करवाना है अपने आप को, तो उसको कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करना होंगे, और किसी पार्टी को अगर अपने आप को स्टेट पार्टी डिक्लेयर करना है तो वो कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करना होगा, मतलब कि वोट परसेंटेज और सीट्स के हिसाब से। अब एक होमवर्क मैं तुम्हें दे रहा हूं, सारे बच्चे कमेंट्स में बताएंगे कि नेशनल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है और स्टेट पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है। सिंपल चीज मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि हमारी कंट्री में कुछ पार्टीज है जिनको नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलकर रखी है, इलेक्शन कमीशन ने उनके सिंबल को रिकॉग्नाइज किया है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है, और स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज कहा जाता है। और कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी उसके लिए वोट परसेंटेज और सीट्स का क्राइटेरिया है, वो आप कमेंट्स में बताओगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैंने आपके लिए मेहनत करके एक शॉर्ट में सारे चैप्टर्स कंप्लीट करे, तो इतना तुम्हें करना होगा। आगे करते हैं, अगला क्या है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। देखो पॉलिटिकल पार्टीज बेसिक्स, कितनी पार्टी होना चाहिए, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, और एक और चीज, ये नेशनल पार्टीज जो है ना, तो नेशनल पार्टीज को याद रखने के लिए मैंने एक चार्ट लगाया है, ये देखो, ठीक है। आ जाओ आगे, हाँ, तो ये चार्ट आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो पार्टीज को ध्यान रखना है तो आपको उस पार्टी का फाउंडिंग ईयर, उसकी आइडियोलॉजी, सिंबल, ठीक है, लीडर और एरिया, रीजन जहां पे वो प्रेजेंट है, वो ध्यान रखना होगा, तो इससे आपका काम बन जाएगा। अब पॉइंट है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है तो बहुत सारी समस्याओं से गुजर रही है, और समस्याएं क्या क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो पहली समस्या जो है पॉलिटिकल पार्टीज की ये है कि आपको लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। टॉप पार्टी लीडर्स तय कर लेते कि क्या करना है, कैसे करना है, बाकी जो नीचे बेचारे हैं वो छुटभैया बन के रह जाते हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन एक चैलेंज होता है, यानी कि पार्टी की टॉप पोजीशंस एक ही फैमिली के लोग जो है वो डोमिनेट करके रखते हैं, बाकी नीचे के जो लोग हैं उनको मौका ही नहीं मिलता कभी ऊपर आने का, ठीक है। फिर तीसरा चैलेंज जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती है, मनी एंड मसल पावर। ऑफन वो लोग जो जिनके पास में पैसा है, बाहुबल है, वो जेन्युइन कैंडिडेट्स को रेस से बाहर करके पॉलिटिकल पार्टीज में डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लेते हैं। फिर तीसरा आपको देखने को मिलता है क्या, तीसरा हो गया, चौथा आपको देखने को मिलता है कि लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, कि इस पार्टी में सब चोर हैं तो इस पार्टी में सब लुटेरे हैं। ये पार्टी भी बोल रही कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, रोड बनवाएंगे, ये पार्टी बोल रही कि हम जीतेंगे तो रोड बनाएंगे, और वो रोड पेपर पे ही बनते रहते हैं लाइन खींच खींच के। तो क्या हो रहा है ना कि लोगों के पास में चैलेंजेस, मतलब लोगों के पास में ऑप्शन ही नहीं है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती है। समस्या है, समाधान पे फोकस करते हैं कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। तो देखो कुछ तो स्टेप्स लिए जा चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि अब लोग क्या करते थे पहले कि पैसों के लालच में पार्टी बदल लेते थे, पार्टी बदल लिया, लेकिन अब क्या है कि पार्टी बदल लो, आप आपकी पोस्ट खो बैठोगे हाथ से, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। अब क्या है, मैंडेटरी कर दिया गया कि अब आपको क्या करना होगा, इनकम टैक्स फाइल करना होगा, तो बताना होगा कि पार्टी के पास कितना पैसा है, कहां से आया, क्या, ठीक है। अब एक एफिडेविट फाइल करना होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से पहले, जिसमें वो बताएगा कि उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी नेटवर्थ क्या है। तो ये कुछ स्टेप्स लिए जा चुके हैं,
और कुछ सजेशंस भी है, जैसे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, पार्टीज को एक इंटरनल रजिस्टर, एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज मेंटेन करना चाहिए जिससे वो पार्टी अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को रेगुलेट करे। ठीक है, 1/3 सीट्स पार्टी जो टिकट्स दे रही है उसमें भी 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व करे ताकि विमेन का पॉलिटिकल इंक्लूजन हो। तो ये कुछ रिफॉर्म्स सजेस्टेड है, लेकिन इन सारी चीजों से ऊपर क्या है कि जनता जो है, तो जनता को क्या करना होगा ना, पार्टीज की चाबी भर के रखना होगी टाइट। ठीक है, दोज हु वांट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज शुड जॉइन दी पार्टीज। ठीक है, तभी क्या होगा, बदलाव आएगा, लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहिए और लोगों को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। तो ये था पॉलिटिकल पार्टीज वाला पूरा सार। अब आ जाओ क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के बाद में लास्ट चैप्टर जो सिविक्स का, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर क्या कहता है? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर ये कहता है सिंपल कि आपने साल मतलब 8th क्लास से 6th क्लास से आप सिविक्स पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो। अब आपने इतना डेमोक्रेसी पढ़ लिया तो आप क्या जाने डेमोक्रेसी के बारे में? डेमोक्रेसी एक क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, अच्छी गवर्नमेंट है या नहीं है? तो हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी अच्छी है या नहीं इसको जानने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे ना, डेमोक्रेसी को आप अलग अलग फ्रंट्स पे देखेंगे कि डेमोक्रेसी ने अलग अलग फ्रंट्स पे क्या आउटकम दिया है, पॉलिटिकल फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे। ठीक है, उससे पहले लेकिन हमें यह समझना होगा कि डेमोक्रेसी जो है, तो डेमोक्रेसी बेटर है क्यों? तो आप उसको कंपेयर करोगे दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो आपको देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो बेटर है, क्योंकि वो आपको इक्वालिटी देती है, वो आपको डिसीजन मेकिंग पावर देती है, वो डिग्निटी इंश्योर करती है, वो ये इंश्योर करती है कि अगर आपने गलतियां करी तो आप अपनी गलतियां सुधार पाए, रूम्स टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। ठीक है, अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो पॉलिटिकल मतलब जो डेमोक्रेसी है वो क्या पॉलिटिकल आउटकम प्रोड्यूस करती है, समझ में आ रहा है ना? आउटकम मतलब आप जैसे कि सिंपल चीज, आपने कार ली है तो आपको ये देखना है कि कार जो है तो वो क्या आउटकम दे रही है, तो आप देखेंगे सेफ्टी के मायने में क्या आउटकम दे रही है, माइलेज के मायने में क्या आउटकम दे रही है, दिखने के मायने में क्या आउटकम दे रही है वो। ठीक है, तो पॉलिटिकल आउटकम की अगर बात करें तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि वो जवाबदेह होती है, वो लोगों को आंसर देती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग मर गए, हिटलर को किसी से कुछ लेना देना नहीं, मर गए, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग सरकार से पूछेंगे, सरकार को जवाबदेही तय करना पड़ेगी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है टू द नीड ऑफ द पीपल। लोग चाहेंगे कि भैया रोड बनना चाहिए तो सरकार रोड बनाएगी। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकता है करप्ट हो, स्लो हो, लेजिटिमेट मतलब उतनी अकाउंटेबल ना हो, उतनी रिस्पॉन्सिव ना हो, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक आउटकम प्रोड्यूस करती है कि इट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट मतलब क्या है कि इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ये जनता की खुद की गवर्नमेंट है, जनता के द्वारा चुनी गई है। टेढ़ा है मगर मेरा है, जैसी भी है वो जनता की सरकार है, चोर है निकम्मी है, जैसी भी है जनता ने चूज करी है। समझ में आया? तो पॉलिटिकल आउटकम डेमोक्रेसी का यह है कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, सिद्ध। अब इकोनॉमिक लेवल पे अगर हम देखें तो इकोनॉमिक लेवल पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोड्यूस करती है आउटकम। तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ तो डेमोक्रेसी में गारंटीड नहीं है, क्योंकि ये एविडेंसेस मिलते हैं कि एट टाइम्स नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी डेमोक्रेसी से आगे निकल गई है इकोनॉमिक ग्रोथ में। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वेरिएबल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ वाली बात होगी। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में भी डेमोक्रेसी पीछे रह जाता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, लेकिन अगेन कि डेवलपमेंट और ग्रोथ सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते, पॉपुलेशन साइज, कंट्री के पास कितने रिसोर्सेज है, उन फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट होती है। चलो ठीक है, मान लिया कि डेमोक्रेसी पीछे भी रह जा रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी के दूसरे बेनिफिट्स हैं। तो दूसरा पार्ट जो है कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। हाँ, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी इक्वालिटी तो देगा, तो इनइक्वालिटी तो खत्म करेगी डेमोक्रेसी, पॉवर्टी तो खत्म करेगी डेमोक्रेसी। तो यहां पे क्या जवाब मिलता है महाशय को कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है कि वोटिंग राइट सबको बराबर है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी की गारंटी नहीं है डेमोक्रेसी में। हो सकता है आपको क्या देखने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी में एक वर्ग जो है, एक अल्ट्रा रिच सेक्शन जो है वो बहुत सारा पैसा एंजॉय कर रहा हो, और एक बड़ा सेक्शन जो है वो पुअर हो, पॉवर्टी को फेस कर रहा हो। और ये एविडेंसेस मिले हैं कि डेमोक्रेसी उतनी कीन नहीं होती है इस चीज को रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, बजाय उसके कि उन्हें पता है कि उनका एक बड़ा वोट बैंक जो है वो क्या है, बजाय इसके उनको पता है कि उनका एक बड़ा वोट बैंक गरीब है। ठीक है, तो इकोनॉमिक आउटकम उतने डिजायरेबल नहीं है डेमोक्रेसी के, फिर भी हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के दूसरे बेनिफिट्स हैं। अब आ जाओ सोशल आउटकम। सोशल आउटकम मतलब सामाजिक स्तर पर डेमोक्रेसी क्या आउटकम आपको देती है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है क्या? जी हां करती है।
बहुत बेहतरीन तरह से करती है। कैसे करती है मैं बताता हूं आपको, कि अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न लोग हैं, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो ये जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं, इन डाइवर्स ग्रुप को एक साथ अकोमोडेट करने का काम कौन करता है? इन डाइवर्स ग्रुप्स को एक साथ अकोमोडेट करने का काम, जैसे अगर आप देखोगे अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी की अगर बात करें, तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कभी नहीं करेगा। हिटलर को ज्यूस नहीं पसंद आया, उसने मार दिए, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री सबको अकोमोडेट करेगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी बेस्ड ही इस प्रिंसिपल पे है कि सबका क्या होना चाहिए? अकोमोडेशन होना चाहिए। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, साथ में डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस। ये हाईएस्ट चीज है जो आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में रिकॉग्निशन है सबको इक्वालिटी का, सबकी समानता का, सबकी डिग्निटी का। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो आप आवाज ही नहीं उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। लेकिन डेमोक्रेसी एटलीस्ट ये रिकॉग्निशन देती कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर विमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो कि हमें पता होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में एटलीस्ट विमेन आवाज तो उठा सकती, क्योंकि वो डेमोक्रेसी में उनको गारंटीड है कि आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सोशल आउटकम है। अब ये सारे आउटकम देखने के बाद में सुनना मेरी बात, एक 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा आपको यहां से, किस चीज से? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाले क्वेश्चन से। ये लिख लेना। लास्ट बुक आ जाओ फटाफट, बुक्स रखा करो अपने पास, ताकि आपको समझ में आए कि कहां क्या चल रहा है। लास्ट बुक है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का लास्ट बुक है आपकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स उठाओ जरा फटाक से। अब पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट, बड़ा सिंपल सा, साधारण सा। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? विकास। अब देखो यहां पे आपको क्या करना है ना, सेम पैटर्न ऑफ टॉपिक है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करोगे और नेशनल डेवलपमेंट की बात करोगे, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट जो है ना, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। मेरे लिए जो विकास है, हो सकता है किसी और के लिए विकास ना हो, वो विनाश हो सकता है। एग्जांपल लो आप डैम वाला। कैसा डैम वाला एग्जांपल? कि डैम जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो गांव के लोग खुश होते हैं कि उनको खेती के लिए पानी मिलेगा, शहर के लोग खुश होते हैं कि उनको बिजली मिलेगी। लेकिन जो आदिवासी भाई है वो दुखी होते हैं। वो डेवलपमेंट नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि उनको अपना घर बार छोड़ के जंगल सब डूब जाएगा ना। तो इंडिविजुअल्स के लिए जैसे डेवलपमेंट अलग अलग होता है, किसी एक के लिए डेवलपमेंट तो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है, वैसे ही नेशनल लेवल पे भी आप देखोगे तो डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है हर कंट्री के लिए। किसी के लिए चांद तक जाना डेवलपमेंट है, और किसी के लिए तारों के नीचे से कश्मीर तक घुसना ही डेवलपमेंट है। ठीक है, हमारे लिए जो डेवलपमेंट है वो उनको बम से उड़ाना, उनके लिए वो डेवलप मतलब वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने में डेवलपमेंट लगता है, पता नहीं क्या। ठीक है, तो केस समझ में आया? डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग है सबके लिए। अब हम वही जो डेवलपमेंट की परिभाषा है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, तो वैसे अगर आप कंट्रीज को डेवलप करोगे तो आप कंट्रीज को मतलब अगर कंपेयर करोगे डेवलपमेंटल लेवल पे, तो इनकम एक क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन इनकम के अलावा भी दूसरे क्राइटेरियाज होते हैं। तो जैसे अगर हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। नेशंस के लिए भी डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, गोल्स अदर देन इनकम होते हैं। कैसे? कि आपको मैं बहुत पैसे दे रहा हूं, लेकिन आपको ये बोल रहा हूं कि आपकी नौकरी ऐसी है कि आपकी जान कभी भी जा सकती है, तो आप बोलोगे कि भैया ये रखो तुम्हारा पैसा, जान प्यारी है। तो सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंटल गोल नहीं होता है। तो वैसे ही अगर आप कंट्रीज को कंपेयर करोगे कि कौन सा कंट्री डेवलप है, तो एक तरीका कंपेयर करने का इनकम होता है। कैसे? कभी कंट्री की इनकम देखिए, कंट्री की इनकम कुछ नहीं होती है, कंट्री के लोगों की इनकम ही कंट्री की इनकम होती है। ठीक है, तो आप सारे लोगों को ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा उस कंट्री में कितना पैसा कमा रहे हैं लोग। लेकिन किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी कंट्री की कम है, तो इसलिए आप नेशनल इनकम नहीं निकालते हो, आप क्या निकालते हो? पर कैपिटा इनकम निकालते हो। मतलब टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन विल गिव यू द एवरेज इनकम, जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। और उस पर कैपिटा इनकम से आप कंट्रीज के डेवलपमेंट को गेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे वही हो गया कि आप कंट्रीज को कैसे कंपेयर करोगे। जैसे हम कौन कितना डेवलप्ड है, तो आप उसकी इनकम से भी कंपेयर कर सकते हो कि यार इसको 10,000 रुपए मिलते हैं, इसको 25,000 रुपए मिलते हैं, तो ये ज्यादा डेवलप्ड होगा। लेकिन ये 10,000 वाले व्यक्ति क्या बीमार है, पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब ये 25,000 वाला व्यक्ति अगर बीमार है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं ये डेवलप ज्यादा है, भले ही 10,000 रुपए कमा रहा हो लेकिन स्वस्थ है, दिमाग से संतुलित है। तो समझ में आ रहा है? तो आप कंट्रीज को और इंडिविजुअल्स को दोनों को सेम पैटर्न में कंपेयर करते चलो कि हाउ टू कंपेयर। तो इनकम एक क्राइटेरिया होता है कंपेयर करने का। जैसे कंट्रीज को हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम से पर लेकिन इनकम के अलावा भी दूसरे गोल्स होते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं वैसे ही कंट्रीज के लिए भी। तो आपको एक डेटा दिया गया है कंपैरेटिव। अब सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, इकोनॉमिक्स से चार्ट वाले क्वेश्चन एक ना एक पक्के आएंगे, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि वो चार्ट वाले क्वेश्चन में से मतलब डेटा जो रहेगा, डेटा आपको वही इंटरप्रेट करना है, डेटा इंटरप्रेट करके लिखना है, डेटा इंटरप्रिटेशन वाली चीज, सिंपल। ठीक है, तो हाउ टू कंपेयर, तो इनकम एक क्राइटेरिया, लेकिन इनकम एंड क्राइटेरिया अदर देन इनकम, तो इनकम के अलावा भी दूसरे क्राइटेरिया महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, तो जैसे आप देखेंगे तो
केरला, हरियाणा और बिहार के कंपैरिजन में आपको पता चलता है कि भले ही हरियाणा में इनकम ज्यादा हो लेकिन केरला ज्यादा डेवलप माना जाता है क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन पे वहां फोकस किया गया। तो हेल्थ और एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन। आप जब कंपैरिजन की बात करते हो तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हो जाते हैं। और लास्ट एक जैसे देखोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला भी टॉपिक दिया गया है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पे बात की गई कि हम जिस भी तरह से विकास करें वो विकास ऐसा होना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहे, सस्टेनेबल रहे डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्लियर हुआ? डेवलपमेंट के बाद आ जाओ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर क्या कहता है कि आपकी इकोनॉमी जो है तो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है, और अच्छा चैप्टर है, मजेदार। कैसे? तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रॉ मटेरियल अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर प्राइमरी सेक्टर होता है जिसमें आपको देखने को मिलता है क्या कि नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? तो वो सेक्टर जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा, जहां पे आपको प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में वो सेक्टर कहलाएगा सेकेंडरी सेक्टर जहां पे आप रॉ मटेरियल जो आपने नेचर से एक्सट्रैक्ट किया उसको प्रोसेस करके आप क्या करते हो, उसको प्रोसेस करके आप कोई वो बनाते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर जैसे अगर हम बात करें तो टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर होता है जहां पे कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर को फैसिलिटेट करता है। अब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर तीनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कैसे तीनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं? तो जैसे कि एग्जांपल लो टमाटो केचप बनने का, टमाटर खेती से प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी सेक्टर, केचप बनेगा फैक्ट्री में सेकेंडरी सेक्टर। अब टमाटर के पैर नहीं निकल आएंगे, खेती तक डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा तो वो वहां तक जाएगा ट्रांसपोर्टेशन की मदद से, टर्शरी सेक्टर। तो तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब लेकिन आपको देखना है क्या कि आपकी इकोनॉमी में आप तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कैसे करोगे, हाउ टू कंपेयर दी सेक्टर्स। तो इनसे एसोसिएटेड जो इश्यूज है, ठीक है, कंपैरिजन कैसे करोगे आप? तो कंपैरिजन करने के लिए जैसे आप नंबर से कभी भी ये नहीं देखते हो कि हाँ 1 करोड़ गेहूं के दाने प्रोड्यूस होकर 2 ही कार बनी, अरे 2 ही कार बनी, नहीं, आप वैल्यू लेते हो कि 2 कार की वैल्यू हो सकता है 50 लाख हो और ये 1 करोड़ गेहूं के दाने की वैल्यू हो सकता है कि 20,000 ही हो। समझ गए? तो आप कभी भी नंबर से कंपेयर नहीं करते हो, आप वैल्यू ऑफ गुड्स से प्रोड्यूस करते हो और वैल्यू भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हो। क्यों? क्योंकि अब जैसे अगर हम देख रहे हैं बिस्किट बनाए तो उस बिस्किट की वैल्यू के अंदर उस बिस्किट को बनाने में जो जो गुड्स यूज हुए हैं जिन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट सेक्टर्स? तो आप वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं हर सेक्टर की, और तीनों सेक्टर की जो वैल्यू है, जैसे मान लो प्राइमरी सेक्टर में इस वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए लेट्स से 20 रुपए के, सेकेंडरी सेक्टर में 50 रुपए के अगर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, और टर्शरी सेक्टर में अगर मान लो 30 रुपए के प्रोड्यूस हुए हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों सेक्टर के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जब ऐड कर दोगे तो आपको पता चल रहा है 20, 50 और 30, 100, तो 100 रुपए के आपके जीडीपी है। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। ठीक है, तो जीडीपी क्या है? The value of final goods and services of all 3 sectors produced within the year will give you the GDP। ठीक है, तो उससे जीडीपी कहते हैं हम। इश्यूज एसोसिएटेड समझ में आया, जीडीपी वाला पार्ट हो गया। अब जीडीपी के बाद में आप क्या देखते हैं कि आप कंपेयर कैसे, मतलब कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन से आपको जीडीपी मिल गया। अब हर इकोनॉमी क्या है ना, एक फेज में चलती है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो एक हिस्टोरिकल चेंज आपको देखने को मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, कि पहले सारी कंट्रीज जो है प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड रहती है, फिर क्या होता है जब एक्सेस प्रोडक्शन होता है तो उस एक्सेस प्रोडक्शन को फिर वो सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट करते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर से फिर कहां जाते हैं? टर्शरी सेक्टर में जाते हैं। तो ऐसे आपको एक शिफ्ट देखने को मिलता है, हिस्टोरिकल चेंज देखने को मिलता है। अब इंडिया के केस में अगर हम देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि आज के समय में हमारी कंट्री की जो जीडीपी है, जो तीनों सेक्टर की वैल्यू को ऐड करेंगे तो उसमें टर्शरी सेक्टर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब क्यों? और यही सवाल बनता है कि व्हाई देयर इज राइज इन दी प्रोडक्शन ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर में आपको इंक्रीमेंट इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि बेसिक सर्विसेज है, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी सर्विसेज तो और बढ़ेगी, जैसे लोग बढ़ेंगे तो और हेल्थ और हॉस्पिटल और स्कूल्स और पुलिस और सर्विसेज लगेंगी। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ होती है। ठीक है, फिर क्या है? राइज इन टर्शरी सेक्टर हो गया, एक पॉइंट हुआ ये। दूसरा क्या है कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रो करेगा, मान लो ज्यादा टमाटर प्रोड्यूस हुए तो ज्यादा केचप बनेगा, तो ज्यादा ट्रक चलना पड़ेंगे, तो जब प्राइमरी सेकेंडरी ग्रो करेगा तो टर्शरी ग्रो करना ही है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रो करेगा तो टर्शरी ग्रो करना ही है। इसके बाद में तीसरा भी है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग ज्यादा सर्विसेज अफोर्ड करते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले खाना खुद बनाते थे लेकिन अब इनकम बढ़ गई तो उन्होंने मेड लगा ली, तो
राइज इन टर्शरी सेक्टर में तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट अगर हम देखें टर्शरी सेक्टर में, अगर चौथा पॉइंट देखें इंक्रीज होने का, तो इमरजेंस ऑफ न्यू सर्विसेज। कुछ सर्विसेज ऐसी आ गई जो पहले थी नहीं, जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है, जैसे फूड डिलीवरी पहले सर्विस ही नहीं होती थी, अब आ गई, तो इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया। तो इसलिए टर्शरी सेक्टर का क्या देखने को मिलता है आपको, वो देखने को मिलता है, राइज देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ? अब वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, तो देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो टर्शरी का ज्यादा है, लेकिन लोग आज भी प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ने उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं करी है। साथ ही साथ प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो अंडर एम्प्लॉयड है, उन्हें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जहां पे पीपल आर सीम टू बी वर्किंग, दिख रहे हैं काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट वर्किंग अप टू देयर फुल पोटेंशियल। तो ये समस्या है। तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? तो अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए एक एग्जाम्पल से बताया गया है कि जैसे आप क्या कर रहे हो, किसान है, किसान के खेत में 4 लोग की जरूरत नहीं, लेकिन चारों काम कर रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो आप क्या करो, सबसे पहले पानी लाओ वहां, ठीक है, जब इरिगेशन वर्क आएगा तो नहर वहर खुदेगी तो वहां लोगों को काम मिलेंगे, पानी आ गया तो फसल को ग्रो करने के लिए ज्यादा काम मिलेगा, ठीक है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, इरिगेशन फैसिलिटीज के बाद ज्यादा फसल प्रोड्यूस होगी, स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह दो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ाओ। तो कैसे आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो? तो इरिगेशन वर्क लाओ, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज लाई जाए। फिर अब ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो अब उनको क्या चाहिए, और काम बढ़ाने के लिए लोन चाहिए रहेगा, तो चीप क्रेडिट अवेलेबल करवाओ, ठीक है, कम ब्याज पे पैसा वगैरह मिल जाए। साथ ही साथ क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करो कि मान लो बहुत सारा मटर प्रोड्यूस हुआ तो मटर की दाल बनाने के लिए वहां पे कह सकते हैं ना, दाल मिल वगैरह स्टैब्लिश करवा दो, हनी कलेक्शन सेंटर्स वगैरह, ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाई जाए। साथ ही साथ क्या है कि अब ये इन सारी चीजों को करने में समय लगेगा, तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि वो सेक्टर्स देखो जहां काम की जरूरत है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वो सेक्टर्स है जहां पे बहुत काम की जरूरत है। साथ ही साथ क्या है, मनरेगा जैसी स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें क्या है, जिसमें इमीडिएटली लोगों को काम दिया गया, ठीक है, रूरल एरियाज में 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। और अगर मान लो सरकार फेल होती है आपको काम देने में, तो सरकार आपको क्या देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देगी, और वो काम दिया जाएगा जिससे क्या लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपने ये ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, व्हाई देयर इज राइज इन टर्शरी सेक्टर, लोग कहां काम कर रहे हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सब तो देख लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन 2 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, कौन कौन से, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, जहां सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जहां पेड लीव्स होती हैं, जहां हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जहां आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब वो सेक्टर जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर है, जहां आपको कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा, कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, कोई पेड लीव्स नहीं मिलेगी, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, ठीक है। अब हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये घातक है, तो यहां प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है, और फिर उसको क्या किया जाए। जैसे अगर मान लो गांव में कोई एक लैंडलेस लेबर है, तो उसको क्या किया जाए, जॉब दी जाए, मतलब उसको क्या दिया जाए, जैसे मनरेगा जैसी स्कीम में एनरोल करवाया जाए। स्मॉल फार्मर है तो उसको टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स वगैरह करवा दिया जाए। शहर में आपको कैजुअल लेबर मिल रहे हैं तो उनको क्या किया जाए, ऑर्गेनाइज करके किसी तरह से उनको रॉ मटेरियल वगैरह अवेलेबल करवाया जाए, ठीक है। तो ऐसे आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगर देखोगे तो सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब वो है जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर यानी कि क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट ओनरशिप है। पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल हो गया रेलवेज, और प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा जैसे क्या है, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये, ठीक है। पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है क्या, सर्व पीपल, लोगों की सेवा करना, एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट कमाएगी तभी वो अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर पाएंगे ना, तभी अपने काम को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है। अब एक पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर नहीं होगा ना, तो पब्लिक सेक्टर बहुत सारे ऐसे काम करता है कि वो कम दामों पे, जैसे 10 रुपए में इलाज होता है एम्स में, क्यों? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। अगर पब्लिक सेक्टर ना हो तो वो अफोर्डेबल पार्ट पे प्राइवेट सेक्टर कभी वो चीज कर ही नहीं सकता है। जैसे गरीब व्यक्ति जो है वो तो शिक्षा ले ही नहीं पाएगा फिर, है ना। तो वो शिक्षा प्रोवाइड करने का काम होता है किसका, पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर जो है वो दूसरे सेक्टर्स को सपोर्ट करता है, जैसे सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी का मिलना, समझ में आया। तो ये एडवांटेज है। क्लियर हुआ। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बाद में आते हैं मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट वाला पार्ट सिंपल, सीधा, सटीक। मनी एंड क्रेडिट क्या है चैप्टर, पहले आपको एक मनी वाला एस्पेक्ट समझना है, क्रेडिट वाला एस्पेक्ट समझना। मनी मतलब
नगद पैसा जो है। तो आप देखेंगे मनी तो बाद में आया, पहले उसके पहले इकोनॉमी में क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि सामान दो और सामान लो, जूते दो और गेहूं लो, वो सिस्टम चलता था। गुड्स वर एक्सचेंज इन गुड्स वर एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स, ठीक है, ये बार्टर एक्सचेंज का सिस्टम था पहले। फिर क्या होता है, मनी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो मनी वॉज यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जाने लगा, जहां पे जूते दो पैसे लो, हो तो इस टाइप का सिस्टम आ गया, क्योंकि मनी ने क्या कर दिया ना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को खत्म कर दिया। बार्टर एक्सचेंज में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट लगती थी कि मुझे जो बेचना है वो सामने वाला खरीदना चाहिए और जो सामने वाले के पास है वो मुझे मिलना चाहिए, तभी ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन पैसे के आने से क्या होगा, ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट थी ये खत्म हो गई है। अब हमें जो चाहिए पैसे देते हैं और सामान लेते हैं, और उस व्यक्ति को जो चाहिए वो भी पैसे से खरीद के ले आएगा क्योंकि उसके पास पैसा है, ठीक है। तो मनी ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम किया। अब आज देखेंगे तो पहले क्या था, पहले मनी इवॉल्व हुआ, पहले कैटल्स वगैरह जो होती थी उनको मनी की तरह यूज किया जाता था। फिर क्या हुआ, फिर आपको देखने को मिलता है कि जो प्रीशियस मेटल्स वगैरह उसका मनी बना। फिर आज आप मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो देखोगे तो वो क्या है, पेपर नोट है। उस 2000 के नोट की खुद में कोई वैल्यू नहीं है, 500 के नोट की खुद में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब खुद में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, जैसे सोने के सिक्के का वैल्यू था, क्योंकि वो सोना है, सिक्का भी है और सोना भी है। लेकिन पेपर नोट 500 रुपए की वैल्यू होल्ड नहीं करता, लेकिन उसके ऊपर साइन है, गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए वो 500 की वैल्यू होल्ड करता है। तो आज जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, जो कि पेपर नोट है, कॉइन्स हैं, उनकी वैल्यू क्यों है, क्योंकि इट इज बैक्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ने उसको क्या क्या इशू किया है। तो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में क्या करता है, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नोट को इशू करता है, और वो लिखता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं, मतलब कि जिसके पास ये नोट है उसके पास वैल्यू है इतनी, 500 रुपए की, 1000 रुपए की, 2000 रुपए की, जो भी है, ठीक है, वो उतनी वैल्यू कैरी करता है, उतनी वैल्यू होल्ड करता है। समझ गए मेरी बात। तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की कहानी है। आगे बढ़े, और तो कोई भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है, जो जैसे पेपर नोट कॉइन्स, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आपको और क्या देखने को मिल जाएगा कि जैसे जो बैंक्स के पास आपका डिपॉजिट है, वो भी डिपॉजिट विद बैंक जो है, ठीक है, वो भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की कैटेगरी में ही आता है। क्यों, क्योंकि आपका पैसा था, आपको जितना इस्तेमाल करना था उतना आपने जेब में रख लिया और बाकी आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और जब आपकी नीड होगी तो आप उसको क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। इसीलिए उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, कि मनी विच इज डिपॉजिटेड विद द बैंक विच कैन बी विड्रॉन ऑन योर डिमांड। और इस डिमांड डिपॉजिट में एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी मिलती है, चेक की, मतलब आप बिना कैश के, आपको डर है कि आप कैश लेके निकलोगे कोई छुड़ा लेगा आपसे, तो दो लोग वैसे ही छुड़ा लेते हैं पैसे, तो इसीलिए क्या, इसीलिए आप क्या करते हो, इसीलिए आप चेक फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। चेक क्या, एक पेपर है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को, किस चीज के बारे में इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को, कि अगर मेरा चेक है, मैंने चेक इशू किया है, मान लो संदीप को चेक इशू किया है, तो मैं बैंक को ये इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के संदीप को दे देना है इतने इतने रुपए, ठीक है। तो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड फ्रॉम दी पर्सन अकाउंट, ठीक है, मेरे अकाउंट से उस व्यक्ति को उतना पैसा दे दो, ठीक है। और चेक का इस्तेमाल होता है कैशलेस तरीके से पेमेंट्स को सेटल करने के लिए। तो ये सब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का पार्ट है। अब आ जाओ, मनी तो एक हो गया, अपन ने देख लिया। मनी के बाद में दूसरी चीज क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, देखो, अच्छा मनी, ये जो बैंक में पैसा रखा, बैंक क्या करती है उस पैसे का भाई साहब, तो बैंक का भी एक बैंकिंग एक्टिविटी वाला पार्ट भी है। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक जो है वो मैं समझा देता हूँ, ये कॉमन पॉइंट है, क्योंकि लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक जो है ये मैं समझा देता हूँ आपको। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक क्या है कि बैंक में जो पैसा जमा होता है ना, तो बैंक क्या करती है, सारे डिपॉजिटर्स से पैसा लेती है। ये क्वेश्चन बन के आता है, डिपॉजिटर्स से पैसा ले लिया और बैंक उस पैसे को बोरोवर्स को देती है, जैसे कि मान लिया आएगा पैसा वापस, चिंता मत करो, ठीक है। तो बैंक वो पैसा किसको देती है, बोरोवर्स को देती है, और बोरोवर्स उस पैसे से बिजनेस वगैरह चलाते हैं, और वो पैसा लौटाते हैं बैंक को थैंक यू नोट के साथ में और इंटरेस्ट के साथ में, कि आपने हमें 10 लाख रुपए दिए थे, तो ये लो ब्याज सहित हम आपको 12 लाख वापस करते हैं। और ये 10 लाख किसके थे, बैंक के नहीं थे, बैंक ने तो डिपॉजिटर्स से लिए थे। तो बैंक इन डिपॉजिटर्स को क्या करती है, वापस उनके 10 लाख लौटा देती है और बोलती है कि 1 लाख रुपए और ले जाओ, तुम्हारे को इंटरेस्ट देते हैं हम। क्यों, क्योंकि बैंक ने इधर से 2 लाख रुपए लिए हैं, तो 1 लाख रुपए जो बैंक का बीच का डिफरेंस हो गया, वो बैंक की इनकम हो गई। तो बैंक की लोन एक्टिविटी समझ में आई है। तो बैंक वेलकम्स द डिपॉजिट, पेज इट टू द बोरोवर्स, बोरोवर्स पे एन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ठीक है। और बैंक क्या करती है कि स्पेसिफिक पार्ट देती है इंटरेस्ट का, किसको, डिपॉजिटर्स को, और द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट पेड टू द डिपॉजिटर एंड इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द बोरोवर इज द इनकम ऑफ द बैंक। समझ गए, इज द इनकम ऑफ द बैंक। ये लोन एक्टिविटी होती है बैंक की। अब अगर आगे बढ़े तो ये मनी वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया। क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट मतलब क्या है, उधार। कि जैसे 2 एग्जांपल है
कि एक सलीम का एग्जांपल, एक स्वप्ना का, दोनों ने पैसे उधार लिए थे। सलीम ने क्या जूते उते बना दिए और बढ़िया टाइम पे ऑर्डर कंप्लीट कर दिया और प्रॉफिट कमा लिया, तो अच्छी चीज है सर उधार लेना तो। लेकिन स्वप्ना ने उधार लिया, फसल उसकी खराब हो गई, फिर उसको और उधार लेना पड़ा और वो कर्ज के चक्कर में फंस गई, जिसको हम डेट ट्रैप कहते हैं। और डेट ट्रैप में फिर क्या, उसको जमीन बेचना पड़ गई है। तो वेदर क्रेडिट विल बी यूजफुल और नॉट, इट डिपेंड्स इन दी ऑन दिस रिस्क इन्वॉल्व इन द क्रेडिट, कि उस उधार लेने वाले पैसे में रिस्क कितना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है ना, टर्म्स ऑफ क्रेडिट देखा जाता है कि जब भी आप पैसा उधार लेने की बात करते हो तो किन किन सिचुएशंस को देखा जाता है। तो व्हाट आर दी टर्म्स ऑफ क्रेडिट? टर्म्स ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में ये आता है कि मतलब टर्म्स ऑफ क्रेडिट में ये सारे पॉइंटर्स आ जाएंगे। कौन से? कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे जा रहे हैं। ठीक है, तो डोकोमो इंटरनेट हमारा सिंपल सा रूल है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन, कोलेट्रल, मोड ऑफ रीपेमेंट, ये सारी चीजें। ठीक है, टुगेदर कंप्राइजेस टर्म्स ऑफ क्रेडिट। कोलेट्रल क्या होता है कि मेरे पास कुछ एसेट है, अगर मान लो मैंने लोन नहीं रीपे किया तो आप मेरा एसेट बेच देना, वो सामान बेच देना और अपना पैसा चुका लेना। डॉक्यूमेंट मतलब अगर मान लो कि मेरे घर को मैं गिरवी रख रहा हूं तो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह क्या है। ठीक है, मोड ऑफ रीपेमेंट मतलब कैसे लौटाऊंगा पैसा, मंथली किस्त होगी, 6 महीने की किस्त होगी। इंटरेस्ट रेट, अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपए लिया और आपको 1,12,000 लौटाना है, मतलब 12% का इंटरेस्ट रेट है एनुअल, तो वो सारी चीजें जो होती है वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का पार्ट बनती है। अब वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, तो अब लोन कहां कहां से ले सकता है लोग, तो कुछ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं, कुछ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं। ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट मतलब क्या है, जैसे मान लो कि अगर आपने बैंक से लिया, कोऑपरेटिव से लोन लिया, तो वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है। और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, जैसे रिश्तेदारों से, एम्प्लॉयर से, मनी लेंडर से, जो कि हो सकता है हार्श टर्म्स ऑफ क्रेडिट लगा दे आपके ऊपर, ऐसा बोलते हैं कि लाला ने बोल दिया अब तो तुम्हारी चमड़ी भी उतार लेंगे हम कर्ज के नाम पे। तो वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, समझ गए। अब लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक हो गया। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक के बाद में फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया पढ़ेंगे, क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल में तुम्हें दोनों एक हिंट दे दिया है। वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जहां टर्म्स एंड क्रेडिट अच्छी होती है, जेन्युइन होती है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, वो जहां मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह सब मांगेंगे वो, तो वो फॉर्मल है, जैसे बैंक्स और कोऑपरेटिव्स। और वो जहां पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट थोड़ी कनिंग होती है, हार्श होती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, आपको फंसा लिया, बोल दिया कि अब तुम लेबर बन के काम करोगे हमारे यहाँ, क्या कर लोगे बताओ। तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया की अगर बात करें ना, तो देखो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट नहीं होगा तो लोग इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट पे जाएंगे लोन लेने, मनी लेंडर के पास जाएंगे। अब मनी लेंडर क्या करेगा, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसने ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करा तो आपने अगर 1 लाख रुपए लिया और 1 लाख के बदले आपको 1,60,000 भरना पड़ रहे हैं, तो आपने उस पैसे से कुछ कमा ही नहीं पाए। आपने पैसा कमाया और ब्याज भरने में ही सारा पैसा चले गया। और इससे क्या होगा, इससे एक डेट ट्रैप बन जाएगा, लोग कर्ज के चक्कर में फंस जाएंगे, तो लोग लोन लेंगे ही नहीं, और लोग लोन नहीं लेंगे तो लोग कोई नया काम नहीं शुरू करेंगे। तो इसीलिए अगर आपको कंट्री में काम शुरू करवाना है, कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करवाना है, तो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। सस्ते ब्याज दर पे लोन मिलना चाहिए, ताकि लोग लोन ले, और लोन लेके कोई भी लोन लेके भागता नहीं है, सब नहीं भागते मतलब। ठीक है, लोग क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं, और जो काम शुरू करते हैं तो उससे कंट्री की इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीजें, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ये बढ़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया की अगर बात करें तो, लेकिन समस्या क्या है कि आज भी इंडिया में गरीब व्यक्ति जो है बहुत बड़े प्रोपोर्शन में, आपको क्या देखने को मिलता है कि बहुत बड़े प्रोपोर्शन में गरीब व्यक्ति जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोलेटरल नहीं है और बैंक्स वहां तक पहुंची नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट एक्सटेंड हो रूरल एरियाज तक, और गांव तक पहुंचने के बाद में ये भी इंश्योर करे कि वो सबको लोन दे, अमीर गरीब सबको। गांव में भी जाके गांव के अमीरों को लोन नहीं मिलना चाहिए सिर्फ। ठीक है, अब देखो क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है एक लास्ट टॉपिक। अब आपको यहां समझना होगा कि गरीब व्यक्ति क्यों इनफॉर्मल सेक्टर में जाता है लोन लेने, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में क्यों नहीं जाता है, उसको डर लगता है क्या? हाँ, डर लगता है। क्योंकि जब एक गरीब व्यक्ति बैंक में जाएगा तो बैंक बोलेगी कि आपके पास क्या एसेट है, कोलेटरल क्या रखोगे आप, ठीक है, आप क्या गारंटी कि आप पैसा लौटाओगे। तो गरीब व्यक्ति को बैंक लोन दे नहीं सकता, क्योंकि उसके पास में वो पोटेंशियल नहीं दिखा सकता कि पैसा गरीब हो इसलिए, तो क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। अगर वो उसके पास कुछ होता तो आपसे लोन लेने ही नहीं आता। तो यहां पे क्या हो रहा है ना, यहां पे इसीलिए एक वो डेड एंड आ चुका था, तो डेड एंड को तोड़ता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? स्व सहायता समूह, यानी कि गरीब व्यक्तियों का एक यूनियन, जहां पे क्या होता है कि टिपिकली 15 to 20 मेंबर्स फ्रॉम द लोकल नेबर्स, दे कम टुगेदर, दे पूल देयर सेविंग। किसी ने 100 रुपए, किसी ने 500 रुपए से इकट्ठे करके मंथली डेली वो पैसा इकट्ठा करते हैं,
और पैसा इकट्ठा करके फंड बनाते हैं। मान लो 50,000 रुपए इकट्ठे करें, तो अब जिसको जरूरत है वो अपने मेंबर्स में से किसी एक को देंगे लोन, कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे, बिना कोलेटरल के देंगे, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं और वो व्यक्ति लौटाएगा भी पैसा। और जब उस व्यक्ति ने पैसा लौटा दिया तो मतलब जब एक रेगुलर सेविंग होती है तो बैंक को दिखा सकते हैं कि देख तुम लोन नहीं दे रहे थे ना, देखो हमारे ही लोगों ने रेगुलर सेविंग्स करी है। तो बैंक भी फिर उनको क्या होता है, रिकॉग्नाइज करता है और लोन देता है। तो इस तरह से क्या है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। और ये सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का टूल नहीं है। जब जैसे महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं तो वो बैठती हैं, वो सोशल इश्यूज को, न्यूट्रिशन को, डोमेस्टिक वायलेंस को, इन सारी चीजों को भी डिस्कस करती है। ठीक है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप था। सिंपल है, देखो मैं आपको पूरा चैप्टर लेके चल रहा हूं साथ ही साथ में, और एरिया जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप पे सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर में चैप्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटा सा चैप्टर, नन्हा सा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर। क्या आता है इस चैप्टर में? दो टॉपिक है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेडनेस जो आपको देखने को मिल रही है कि वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ा है। कैसे? मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड पीपल के थ्रू, कि सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और इस तरह से क्या है, ग्लोबलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन को एजेंट है, ग्लोबलाइजेशन के क्या एजेंट है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है किसके थ्रू? ग्लोबलाइजेशन हो रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू। एक कंपनी अलग अलग नेशंस में फॉरेन ट्रेड करती है, वो यहां से सामान वहां पहुंचा दिया, इसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अब अगली चीज क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू ग्लोबलाइजेशन होता है। साथ ही साथ क्या है, ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो इस ग्लोबलाइजेशन में कुछ फैक्टर्स है जो इस प्रोसेस को और फास्ट कर रहे हैं। तो फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, सिर्फ यही टॉपिक इस चैप्टर से आ रहा है, बाकी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में क्या है, एक है टेक्नोलॉजी, दूसरा है लिबरलाइजेशन। टेक्नोलॉजी में दो चीजें हैं कि टेक्नोलॉजी ने, जैसे सिंपल चीज है कि हम ये पढ़ रहे हैं, ये ऑनलाइन टीचिंग है। ऑनलाइन टीचिंग को किस फैक्टर ने एनेबल किया? तो इंटरनेट वो फैक्टर था जिसने ऑनलाइन टीचिंग को फास्ट कर दिया। इंटरनेट नहीं होता तो ऑनलाइन टीचिंग हो ही नहीं पाती, है ना। तो वही चीज है कि फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी एक फैक्टर है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से क्या हुआ कि अब सामान एक जगह से दूसरी जगह फटाफट चले जाते हैं। कंटेनर्स का एग्जांपल यहां लिखोगे आप। सिमिलरली क्या है, इंटरनेट वाला जो पार्ट है उसने क्या किया है, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने, उसने ग्लोबलाइजेशन को फटाफट कनेक्ट करवाया कंट्रीज को। जैसे एग्जांपल दिया वो मैगजीन वाला कि लंदन में मैगजीन डिजाइन हुई, इंडिया में छपी, बाय एयर चले गई, पेमेंट ऑनलाइन हो गया। तो टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया है। ठीक है, लिबरलाइजेशन अगला टॉपिक है, लिबरलाइजेशन कि लिबरलाइजेशन ने कैसे एनेबल किया ग्लोबलाइजेशन को। तो लिबरलाइजेशन है क्या? तो बेसिकली आजादी के बाद में हमने हमारी इकोनॉमी को क्या करके रखा था, क्लोज करके रखा था। बाहर के कॉम्पिटिटर्स, इंडियन कॉम्पिटिटर्स को खा ना जाए इसके लिए। लेकिन उससे हो क्या रहा था, उससे आपको देखने को मिल रहा है कि अब आपने जब अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर लिया, ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए, तो आप वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो, मतलब आप ग्लोबलाइजेशन को नहीं प्रमोट कर रहे हो। लेकिन फिर 1990s में क्या होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करते हैं, ट्रेड बैरियर्स हटाते हैं, और बाहर के लोगों का इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आता है, हमारे लोग बाहर इन्वेस्ट करते हैं। और तब क्या होता है, जब आप ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करते हो ना, तो इस रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स को ही लिबरलाइजेशन कहते हैं। और लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, जब आपने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करा तो बाहर की कंट्री से जब आप कनेक्ट कर रहे हो, तो दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन, दो चीजें ध्यान रखना है, दैट्स इट, बस। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये एक मतलब 1.5 से 2 घंटे तक जो आपने पूरी कहानी सुनी, तो ये कहानी सुनने के बाद में आपको क्या एहसास हुआ? क्या आपको ध्यान आया कि यही सब कुछ पढ़ना है हमें, यही सब कुछ पढ़ के हमें फाइनल एग्जाम में बेहतरीन लिख के आना है? और वो कर पाएंगे हम, क्यों? क्योंकि आपको पूरा सिलेबस मैंने बता दिया है। मुझे कमेंट्स में आप लोग बताओगे कि कैसा लगा ये सेशन। फाइन, अब फुल फ्लेजेड तरीके से लाइव सेशन स्टार्ट होंगे अपने। ये लाइव सेशन के पहले अगर आपने वीडियो देखा है, वेल एंड गुड। आखिरी में एकदम देख के जा रहे हो तो भी वेल एंड गुड, आपको सब कुछ ध्यान है, पूरी कहानी ध्यान है। विश यू ऑल द बेस्ट।